अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे एक नए दिन, एक नए एपिसोड के साथ, भागते दौड़ते इमरान हसन के साथ। मैं हूं उर्मिला हसन और उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। आई एंजॉयड। वैसे बहुत सारे लोगों की दिन की रूटीन ऐसी होती है, लेकिन मुझे जब पिछले 2 दिन से ये म्यूजिक फेस करना पड़ा है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्यों फेस करना पड़ रहा है, तो हमने आपको बताया कि हम कज़ाफी स्टेडियम के पड़ोसी हैं, तो इस वजह से हम ऑस्ट्रेलियन टीम और पाकिस्तानी टीम पहुंचे और उस वजह से वैसे शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जी, इसमें कोई शक नहीं है। जब ट्रैफिक रुक जाता है और रूट लग जाता है तो आपको बड़ी परेशानी होती है, और यही मेरे साथ हो रहा है पिछले 2 दिन से। वो रास्ता नहीं खोल रहे और मैं जल्दी नहीं आ रहा, तो ये प्रॉब्लम चल रही है, ये मसला चल रहा है। खैर, चूंकि क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं तो हमने कहा आगाज भी इसी से करते हैं। रात को वैसे ही इत्तेफाक से मैंने जब ट्विटर खोला तो एक पिक्चर बड़ी सर्कुलेट करी थी, शाह अफरीदी और डेविड वार्नर की। तो वो तस्वीर इतनी इंटरेस्टिंग थी, इसमें असल बज़ाहिर लगता है कि दोनों लड़े। इस पे फिर कुछ लोगों ने अपनी सलाहियतें आजमाई, मीम्स बनाई एज यूजुअल। तो ये दिस वाज द बेस्ट वन बाय द वे। ये हमारे एक्सपेंसिव है शाहीन शाह अफरीदी की शक्ल में, और वो हमारी इनकम है। ये ऑपोजिशन है और इस वक्त इनकम बहुत ही छोटी है ना, और एक्सपेंसेस के ऊपर बहुत ज्यादा है। और ये बहुत मजेदार ट्वीट्स है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ट्वीट्स बनाने में और इस तरह की मीम्स बनाने में पाकिस्तानी कौम का कोई सानी नहीं है। मतलब हमारे पास टाइम भी इतना है, हमारे पास दिमाग भी इतना है, हम ऐसी ऐसी चीजें निकाल के लेके आते हैं कि हम जैसे लोग भी समटाइम्स परेशान होते हैं, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अच्छा, इसके बाद फिर इन दोनों स्टार्स ने अपनी ये वाली पिक्चर जो भी आपको दिखा रहे हैं, डेविड वार्नर ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर की, खुशगवार एक लम्हा। वैसे इसके बाद ये वाली, इस पिक्चर के बाद ये दोनों मुस्कुरा भी रहे थे विकेट के ऊपर भी। फिर इन्होंने इंस्टा पे ये वाली पिक्चर शेयर की जो हमने आपको भी दिखाई, एंड देन दे सेड कि हम मुस्कुराते भी हैं, और शाहीन ने इसको फिर रीट्वीट किया, अपने इंस्टा पे दोबारा रीपोस्ट किया। सो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, या पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जबरदस्त क्रिकेट तो हो रही है, लेकिन बड़े अच्छे लम्हात भी देखने को मिल रहे हैं, और यही मेरे ख्याल से, और मुझे भी बहुत अच्छे लम्हात देखने को उसमें। चले जनाब, सियासत में बात होगी। आज हम सरप्राइज की बात करेंगे। क्या खान साहब सरप्राइज देंगे ना? उस सरप्राइज का हम भी एक सरप्राइज रखेंगे, लेकिन आगे जाके आपको बताएंगे। अभी आगाज में आपको बताते हैं एक्सप्रेसो हेडलाइंस। अदम एतमाद से पहले कानूनी, अवामी और सियासी जंग। कप्तान ने तैयारी मुकम्मल कर ली। ऑपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद से एक दिन पहले बड़ा सरप्राइज देने का ऐलान। ऑपोजिशन ने भी कमर कस ली। एम्पायर की उंगली के बजाय अंगूठे के वोट से गैर जमहूरी शख्स को कुर्सी से उतारेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया। हुकूमत की तमाम उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से। मुनर्रिफ अरकान वोट से पहले नाअहल होंगे या बाद में। नाअहली ताहयात होगी या 5 साल के लिए। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच आज हुकूमती रेफरेंस पर समाअत करेगा। सियाहत और दिमागी सेहत का आपस में क्या ताल्लुक है, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। और बाएं बाजू के इनकलाबी शायर हबीब जालिब के मदा आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। जी जनाब, एक्सप्रेसो हेडलाइंस आपने जानी, आपको अंदाजा हो गया होगा क्या क्या है आज हमारे पास। अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। बड़ी तो खैर अभी आनी है खबर 1-2 दिन में, लेकिन वक्त के साथ सरप्राइज आना है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो कहते हैं ना, ग्रो कर रही है स्टोरी। हर गुजरते दिन के साथ जो सियासी शिद्दत है, हंगामा आराई है, ये बढ़ती जा रही है। हुकूमत और अपोजिशन के लहजे मजीद सख्त होते जा रहे हैं, बयानात, इल्जामात, और ये सिलसिला उरूज पर पहुंचता जा रहा है। बज़ाहिर ऐसा लगता है, और काफ़ी हद तक लगता है, कि जो हुकूमत की मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं। मुनर्रिफ अरकान मानने के लिए तैयार नहीं, हुकूमत समहाउ मनाने के लिए तैयार नहीं। जो इत्तेहादी जमातें हैं वो तकरीबन इंदिया दे चुकी हैं कि उनके और हुकूमत के जो रास्ते हैं वो जुदा जुदा हैं। तहरीक अदम एतमाद पर जो कानूनी और सियासी जंग है वो भी शुरू हो चुकी है। एक जानिब इसको सड़कों पे लेके जा रहा है, और दूसरी जानिब अदालतों से रुजू किया गया है। आज का दिन इसलिए वैसे हुकूमत के लिए अहम है कि आज जो मुनहरिफ अरकान हैं उनकी नाअहली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है, जबकि कल कौमी असम्बली का इजलास भी होने जा रहा है, जो कि असद कैसर साहब ने बुलाया था, स्पीकर नेशनल असम्बली ने। और हुकूमत और जो अपोजिशन है, इस वक्त इनकी जो जंग है वो उसका कोई ना कोई, क्या कहना चाहिए, एक डायरेक्शन पता लगेगी कि किस जानिब जा रही है। और गुज़िश्ता रोज़ अगर हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर का एक अहम बयान सामने आया। उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी मुलाकात की और अपने जारहाना अज़ाइम का खुलकर इजहार भी किया, और बाकायदा तौर पर
अपोजिशन के खिलाफ ऐलान जंग किया है। उन्होंने साथ साथ दो टोक अल्फाज में वाजे किया कि सियासी मुखालिफिन का मुकाबला करूंगा और अदर एतमाद का मैच जीतूंगा। साथ ही उन्होंने अपोजिशन पर लफ्जी शेलिंग करते हुए सवालात उठाए कि क्या इन चोरों के दबाव पर इस्तीफा दे दूं, क्या लड़ाई से पहले हाथ खड़े कर दूं, क्या पैसा खर्च करके हुकूमत को जो गिराना है उसको गिराना जमहूरियत का एक हिस्सा है, क्या ब्लैकमेल हो जाऊं इन तमाम लोगों से और क्या एनओरो दे दूं। ऐसा किसी सूरत नहीं होगा। और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि तहरीक अदम एतमाद से एक दिन पहले अपने कार्ड शो करूंगा और अपोजिशन को बड़ा सरप्राइज दूंगा। साथ साथ अपोजिशन जमातों की बात की तो उनकी जानिब से मुसलसल ये दावा किया जा रहा है कि वजीर आजम की जो अक्सरियत है वजीर आजम वो खो चुके हैं, अब वो इस्तीफा दे दें। और साथ साथ बिलावल भुट्टो भी जो कप्तान के खिलाफ धुआंधार इनिंग्स खेली उन्होंने और उन्हें जमहूरी तरीके से कुर्सी से हटाने का भी ऐलान किया। बड़ी धुआंधार कल तकरीर थी। बिलावल ने बहुत जिसे कहते हैं ना ताक कर निशाने लगाए। जरा सुनिए बिलावल को। मैं इसी जदोजहद पे हूँ, क्या हम इस गैर जमहूरी शख्स का मुकाबला जमहूरियत से करेंगे? अंपायर की उंगली का इलाज हम अंगूठा से करेंगे, हम वोट से करेंगे, हम जमहूरियत से करेंगे। इमरान अपना अक्सरियत खो चुका है, इमरान का हुकूमत खत्म हो चुका है, इमरान साबिक वजीर आजम बन चुका है। बुज़दिल है इमरान, बुज़दिल भाग रहा है, मुकाबला से भाग रहा है। हम इमरान को चैलेंज करते हैं। जलसा जलसा कह रहे हो आप, 173 मेंबर्स का जलसा करो नेशनल। बिलावल भुट्टो का आपने धुआंधार खिताब तो सुना, साथ ने कहा प्राइम मिनिस्टर बुज़दिल हैं और साथ साथ दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब दावा कर रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ है। 27 मार्च का जलसा हुकूमत के लिए रेफरेंडम और एतमाद या अदम एतमाद होगा। शेख रशीद साहब ने मजीद क्या कहा, आपको सुनाते हैं। 27 की रात फाइनल हो जाएगी कि अवाम किसके साथ है। अवाम इमरान खान के साथ है और 27 तारीख को अवाम का समंदर होगा। पास देखें, असल फैसला है अपोजिशन के साथ 27 को लोग कितने निकलेंगे और इमरान खान और इत्तेहादियों का बता दें शेख साहब। मुझे उम्मीद है कि इत्तेहादी इमरान खान के साथ चलेंगे, मेरी दुआ है। अगर ना चलें, दूसरी जानिब शेख साहब को तो आपने सुना, दूसरी जानिब आमिर लियाकत साहब की भी मुलाकात हुई है। हुकूमत भी सर तोड़ कोशिशें कर रही है कि उसके जो नाराज अरकान उनको मनाया जाए। ये तस्वीर देख के तो मेरा भी दिल खराब। भाई आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं, वो किसी ने कहा था ना। खैर, आमिर लियाकत साहब ने वजीर आजम से मुलाकात की है जी, और सुनिए। दोस्ती हमारी पहले से थी, दोस्ती कभी खत्म नहीं हुई थी। लेकिन अभी वोट का कोई फैसला थोड़ी हुआ है। मुलाकात में बहुत अच्छी बातें हुई हैं, बहुत जबरदस्त बातें हुई हैं और खान साहब पूरी उम्मीद है कि तहरीक अदम एतमाद ना। और दूसरा ये कि मगर जो होने वाला है ना वो नहीं होने वाला और जो नहीं होने वाला। आमिर लियाकत साहब अपनी दुल्हन, नौब्याता दुल्हन के साथ वजीर आजम साहब से मिले और एक पिक्चर भी कल बड़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पे। खैर, आगे बढ़ते हैं जी। आपने सूरत हाल तो देखी है कि इस वक्त हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब वंस अगेन मौजूद हैं और आज फिर अल सुबह हम उनसे सकील सियासत डिस्कस करेंगे। आमिर ज़िया साहब, गुड मॉर्निंग। एंड पिक्चर क्लियर होती जा रही है आपके ख्याल में, या पिक्चर मजीद धुंधली होती जा रही है? पिक्चर अभी बाकी है, या पिक्चर अभी बाकी है? एज इमरान खान एंड अरमला हसन सेड, सरप्राइज। जी सुबह बखैर। अच्छा, जो तस्वीर जो है, मंजरनामा जो है उसी तरह गुंजलक है। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब वाजे हो गया कि हिज़्ब इख्तिलाफ का पलड़ा वाजे तौर पे भारी है या हुकूमत जो है उनके अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीजें बदल रही हैं और मेरे ख्याल में आखिरी जो वोट हो रहा होगा उससे पहले तक वो है तब्दील होती रहेंगी। अभी तक नहीं पता है कि हुकूमत के इत्तेहादी किस तरफ जाएंगे। शेख रशीद की जो आपने गुफ्तगू सुनाई तो उसमें उन्होंने उम्मीद का इजहार किया, यकीन का इजहार नहीं किया। अच्छा, लेकिन आपको ये भी नजर आ रहा है साहब कि जी हुकूमत जो है इमरान खान का सरप्राइज तो खैर वो ऐलान करेंगे, लेकिन जो चीज यकीनी है आने वाले दिनों में कि हमारी सियासत में तलखी बढ़ेगी, महाज़ाराई बढ़ेगी और गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ेगी, जो कि खुद पाकिस्तान के लिए इतनी अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान को जितने बड़े गंभीर चैलेंजेस का सामना है तो हमें एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है, उसकी तरफ मुझे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। इमरान खान साहब यकीनन आपको पता है फाइटर हैं, वो बिलावल अपनी जुमलेबाजी में जो भी कहें तो वो भागेंगे नहीं और मेरे ख्याल में डट के लड़ेंगे, जो मुझे तवक्को है। और उनके पास जो हल है वो ये है कि जी वो अवामी दबाव को बढ़ाएंगे, वो सड़कों पे निकलेंगे, चाहे तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम हो, दोनों सूरतों में उनके पास एक ही रास्ता है। लेकिन आमिर ज़िया साहब, एक बड़ा जबरदस्त चैलेंज कल बिलावल ने दिया। उन्होंने कहा आप 173 का जलसा कर दें, 10 लाख को छोड़ें। ये
डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारे पॉलिटिकल कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक धमकी या चैलेंज तो है, लेकिन उसके साथ साथ हकीकत पे मबनी भी है कि आपने पार्लियामेंट में नंबर पूरे करने हैं। आप बाहर जितना शो ऑफ पावर कर लें, जितना क्राउड को पुल कर लें, आप वहां पे नंबर शो करें, तो बिलावल चैलेंज तो ठीक दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, जिसको वो कम से कम एक्सेप्ट नहीं कर रहे फिल वक्त, ऐसा लगता है। वो तो आवाम पे जोर दे रहे हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन हर जो फरीक होता है अपनी स्ट्रेंथ पे लड़ता है। तो अगर इमरान खान पार्लियामेंट में कहते हैं कमजोर अपने आप को समझ रहे हैं, उनको इस बात पे शुबा है कि डिफेक्टेड ज्यादा है उनके पास और जो इत्तेहादी हैं उनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, तो वो मुतबादिल रास्ते की तरफ जाएंगे। और ये जो मुतबादिल रास्ता ये भी कोई गैर जमहूरी नहीं है, क्योंकि हो ये रहा है कि ये जो लोग डिफेक्ट कर रहे हैं, जो लोग मुनर्रिफ अराकीन हैं, उनके पास कोई अखलाकी दबाव वजह तो नहीं है ना। सबको पता है कि फर्ज करें कि जो लोग मखसूस नशिस्तों में जो खवातीन जो है इलेक्ट हुई हैं, उनको तो पार्टी ने इलेक्ट किया। उसी तरह जो है बहुत सारे ऐसे अरकान हैं कि जिनको कोई जानता भी नहीं है, उनको सिर्फ पीटीआई या इमरान खान के नाम पे वोट पड़ा है। तो अगर वो बकौल उनके इसमें हुकूमत के जी वो लोटे बन रहे हैं, उन्होंने जमीन फरोशी की है मुबैना तौर पर, और जो भी उन पर इल्जाम लगते हैं, उसका फिर एक ही जवाब है कि आप अवाम में जाएं और अवाम को मोबिलाइज करें। तो मेरे ख्याल में हिकमत अमली वो भी गैर जमहूरी नहीं है और जो हिज़्ब इख्तिलाफ बना रही है वो भी जमहूरी नहीं। लेकिन सिर्फ एक फर्क है कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ की हिकमत अमली है उसमें पैसों की रेल पेल है, उसमें बैकस्टिंग है, उसमें ज़ाहिर है कि ज़मीरों की जो कहते हैं ना खरीदो फरोख्त है, ये चीज इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए हमें। जी ठीक हो गया। मिर्जा साहब, पहले आपने कहा कि जो सरप्राइज का प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वो तो वही बेहतर तौर पर बता सकते हैं, लेकिन कुछ खबरें भी गर्दिश करी थी कि वजीर आला उस्मान बुज़दार को हटाया जाएगा, कोई बड़ी एक्सटेंशन का मामला हो सकता है। तो आपके ख्याल में मुमकिन तौर पर क्या सरप्राइज प्राइम मिनिस्टर दे सकते हैं? वैसे तो उनकी हर स्टेटमेंट में कुछ सरप्राइज होता है, लेट हो गया हाँ, लेकिन क्या सरप्राइज हो सकता है आपके ख्याल में? उस पर क्या सराई मेरे ख्याल में करना मुनासिब नहीं होगी। मैं आता हूँ उसकी तरफ भी। इमरान खान हुकूमत पे जो 2-3 बड़े एतराज़ात हैं, उसमें सबसे बड़ा एतराज़ जो बुज़दार साहब पर है। और वो कहा जाता है पंजाब जो है वो मतलब है 60% पाकिस्तान है, बाज लोग जो है उसको पूरा पाकिस्तान भी करार देते हैं। वो एक बिल्कुल अलग बात है कि जी वहां पर अगर मिसमैनेजमेंट मुबैना तौर पर हो गई है और एक ऐसा तासुर बना दिया गया है कि पीटीआई परफॉर्म नहीं कर रही। लेकिन मुझे हैरत होती है जिस सूबे में मैं बैठा हूँ, सिंध, जिसकी हम बात करें, तो वहाँ के वज़ीर आला तो माशाल्लाह बड़े स्मार्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, बैरून मुल्क से उन्होंने तालीम हासिल की है। लेकिन आप देखें कि सिंध की जो वो है ना मैनेजमेंट या मिसमैनेजमेंट है, वो भी बहुत खौफनाक है। उस पर गालिबन इतनी बात नहीं हो रही है। हम जो सिंध के लोग हैं, सिंध के बासी हैं, वो कहते हैं जी पंजाब तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा मैनेज होता है। जब हम लाहौर आते हैं, तालियां बजाते हैं, हमें खूबसूरत लगता है, साफ सुथरा लगता है। जब हम कराची से मुवाजना करते हैं, क्योंकि एक जमाने में कराची अच्छा हुआ करता था। तो मेरे ख्याल सबसे बड़ा इतराज है वो यही है। फिर ज़ाहिर कुछ लोगों को बहुत तकलीफ पहुंची कि इमरान खान साहब ने जो खारजा महाज पर जो उनका एक सख्त है, बात चीजों पे आजाद खारजा पॉलिसी की बात है, और वो कहते हैं कि ये एब्सोल्युटली नॉट गो, कि अमेरिका ने उनसे कभी अड्डे उस तरह से नहीं मांगे, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने एक पैगाम दिया कि हम मजीद कोई अड्डे नहीं देंगे। अच्छा, लेकिन आमिर जैसा अब इमरान खान साहब की ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की बात करें या जिस तरह का उनका सियासी स्कूल रहा है, उसमें तो इमरान खान भी हमें को बहुत अच्छे सियासतदान के तौर पे भी तो नजर नहीं आए। लेट्स सपोज आप मुनहरिफ अराकीन को मनाना तो दरकिनार, या नए लोगों को लेके आना तो दरकिनार, अपने इत्तेहादियों से उनके दफातर में जाके, एमकेएम के पास जाके, क्यूली के पास जाके उन्होंने इत्तेहाद की बात ही नहीं की। वो गए, उन्होंने चाय पी, वो वापस आ गए, और जब इत्तेहादियों से पूछा कि उन्होंने कहा जी हमें कोई कहेगा तो हम आगे से जवाब देंगे ना। मतलब पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस पे हम तनकीद कर सकते हैं, उनके रूल पे हम तनकीद कर सकते हैं, लेकिन उनका जो वे ऑफ पॉलिटिक्स है, अपना पॉलिटिकल होमवर्क तो उन्होंने किया है, जिसमें इमरान खान मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। इसीलिए तो उनके इत्तेहादी जो महज 8-10 सीटों के थे वो भी उनके साथ नहीं है। बड़ी बुनियादी आपने बात की है, और मैं आपको इसमें कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं है कि इमरान खान कुछ मामलात में जो है काफी आपको कोरे नजर आते हैं। उसमें एक बड़ी वजह ये कि उनका जो इत्तेहादियों से राब्ता है। अब आप ये देखें कि जब मुश्किल में आए तब उन्होंने उनके दफातर में जाकर उनसे मुलाकात की। उससे पहले इस तरह से उनकी तवज्जो नहीं होती थी अपने इत्तेहादियों पर। अच्छा, जो हमारे सियासी कल्चर में ना कि आप कचहरी करते हैं, आप बैठते हैं, वक्त देते हैं, लोगों को इज्जत देते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए सियासत में वक्त ज़ाया करना बड़ा जरूरी होता है, गप करना बहुत जरूरी होता है। तो वो इमरान खान की आदत नहीं है उस तरह की। बड़े मैटर ऑफ द फैक्ट वाली बात करते हैं, और मतलब है एक लिए दिए अंदाज में मिलते हैं, जो ठीक है, हो सकता है एक अंदाज हो, मगर इनके पास कोई सेकंड ईयर में भी इस तरह का फर्द नहीं है कि जो फिर उस कमी को पूरा कर सके। तो ये एक बड़ी मतलब है बात है कि जी वो एमक्यूएम हुई और पीएमएलक्यू दोनों का अगर हम नाम ले, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का, तो उसमें राब्ते बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि उस तरह से नहीं थे जो कि उन्हें चाहिए। जैसे और अच्छा
मेरे खुदारी भी इमरान खान साहब मतलब गए तो उन्होंने वो तकाजा नहीं किया, उन्होंने कहा वो इशारे किनायों में समझ जाएंगे कि अगर मैं खुद आपके दर पर आया हूँ, खाने पर आया हूँ, तो आप समझ लेंगे। मतलब है हमारी खामोशी की जुबान को समझ लेंगे। ऑन अ लाइटर नोट, आमिर साहब कोई फूल ही ले जाते हैं, कोई केक ही ले जाते हैं कि उनको पता होना कि कोई इशारा मिल जाता है कि कोई उनको रिक्वायरमेंट है। इत्तेहादी जो पुराने स्कूल के वो कहते हैं जनाब आप कुछ मांगेंगे तो फिर हम आपसे तकाजा करेंगे, कोई वजारत लेके होगा। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, बड़ा अहम इस वक्त जो स्टेज है वो अदालत में भी ओबियसली है, और अदालत के अंदर भी बड़ा ही आम मामला है। जब 63A को डिफाइन करने के लिए हुकूमत ने कंसल्ट किया, दैट वाज अ राइट मूव आई बिलीव। बड़े लिमिटेड ऑप्शंस जो गवर्नमेंट के पास थे उनमें से एक ये था और उन्होंने उसको अवेल किया है। अभी अदालत इस कॉन्स्टिट्यूशनल इस शिक को कैसे डिफाइन करती है तो ओबियसली ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इन केस अगर ये फैसला कुछ इस तरह से आता है कि जो फ्लोर क्रॉसिंग है ये अनएथिकल तो है एट द सेम टाइम, और अगर उस पर कानूनी तौर पे कोई ऐसा अदालत फैसला कर देती है तो ये तो बात फिर बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे कि कुछ इंडिपेंडेंट अरकान पीटीआई में शामिल हुए थे, फिर उनके ऊपर भी कि जी वो इंडिपेंडेंट इलेक्ट होकर इधर क्यों आए, या अगर नून लीग की टिकट पर इलेक्ट हुए तो पीटीआई में क्यों आए। कहने का मतलब ये कि तो मामला लंबा हो जाएगा। आप क्या देखते हैं अदालत के इस फैसले के बाद, क्या ये सूरत हाल मजीद मुबहिम होती देखते हैं, क्या आपको लगता है कि नहीं वाज़ेह हो जाएगी और ये जो टर्मोइल की सी कैफियत है इससे हम निकलेंगे पॉलिटिकली? मैं दो बातें कहूंगा इसमें। देखिए जो इंडिपेंडेंट आए या इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ पार्टीज के लोग पीटीआई में, उन पे तलाक नहीं होता आर्टिकल 63A का, ठीक है, उन पे नहीं होगा। ये उन पर होगा कि जिन्होंने पार्टी की मेंबरशिप ले ली, पार्टी के डिसिप्लिन में और उसको तोड़ के निकलना चाहते हैं, एक बात। दूसरी बात है अदालत के सामने जो सवाल है वो ये है कि जी आइन की रूह क्या कहती है। आइन की रूह ये कहती है कि जी डिफेक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए और उस पर एक प्यूनिटिव एक्शन होना चाहिए जो कि आइन में दर्ज है, ठीक है ना। अब लेकिन जो हमारे आइन में कमजोरी रह गई है, जिसमें कमजोरी ना कहें आप उसको इबाम कहें, वो इबाम ये कि अगर हमें इंटेंशन का पता चल गया कि जी आप अब जो है पार्टी के साथ दगा करेंगे तो क्या आपको वोट डालने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये अदालत के सामने सवाल है बड़ा। और जाहिर है कि वो उसमें आप जो है ये बाज़ों की इंटरप्रिटेशन ये होगी कि जनाब आप जुर्म को उसका इर्तिकाब होने से पहले रोकें। तो अदालत अगर आइन के स्पिरिट को देखेगी और हम जैसे लोग भी देखेंगे तो हम कहेंगे जी फ्लोर क्रॉसिंग की क्योंकि इंटेंशन पता चल गई है तो रोकना चाहिए उसको अदालत को। ये एक मैं असली बात करूं, मुझे नहीं पता मौजूद अदालत किस तरह से इसकी इंटरप्रिटेशन करेगी, लेकिन एक आम आदमी वो कहेगा क्योंकि हमारे यहाँ वफादारियां तब्दील करने को इतना अच्छा नहीं समझा जाता, इतना अच्छा क्या बिल्कुल नहीं समझा जाता। और वो जो ज़मीर फरोशी की बात है, क्योंकि अगर ये चीज कामयाब हो जाती है जिस तरह से हो रही है, इसके इम्कानात ज्यादा है, तो उसमें क्या आप लोग अंदिया दे रहे हैं कि जी हमारी सियासत में जो चीज हलाल है, जो चीज जायज है, वो ये है कि जी आप जब चाहे अपना जमीन बेच दें, जब चाहे आप डिफेक्ट कर दें, और उसके साथ साथ आप जो हैं ये पैगाम भी दे रहे हैं कि जी इस मुल्क में बदनवानी जो है वो जायज है और बदनवानी के खिलाफ एक्ट नहीं होगा। और ये भी आप एक पैगाम दे रहे हैं बड़ा वाजे कि जिन्होंने इल्जामात है उन पे खुदार के जीने हमेशा से खुले हुए, कितने बड़े बदनवान। मतलब यानी कि ये एक बहुत आम सा कल्चर हम डेवलप कर रहे हैं कि अगर आपका वफादारियां आप तब्दील करें, इट्स वेरी नॉर्मल, जो कि एक गलत कल्चर डेवलप होगा अगर इस तरह का मामला इसको होगा। अब हुकूमत तो मुनहरिफ अरकान को मनाने में मुकम्मल तौर पर हमें नजर आ रहा है, नाकाम नजर आ रही है आमिर जाज साहब। अब जो तहरीक अदम एतमाद है वो ऑब्वियसली हुकूमत उसमें हमें तो बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है कि उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नाअहली वाला मामला है जो अदालत करेगी, या इस्तीफे वाला मामला है, इसको ऑप्ट करेंगे वो अरकान, और या फिर अदम एतमाद के जरिए जो भी मामला होगा? पाकिस्तान एक बुरान की तरफ बढ़ रहा है, बहुत बड़े बुरान की तरफ बढ़ रहा है दोनों सूरतों में। इमरान खान अगर फर्ज करें उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाता है तो ये जो इत्तेहाद है हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद है, ये इतना यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी है, उसमें खुद इतना अदम एतमाद है कि वो ज्यादा चलने वाला नहीं। वो एक उर्दू का मुहावरा है कि जूतियों में दाल बटेगी, मतलब ये चलने वाली चीज नहीं है कि इनके पास कोई मुतबादिल है कि जिन चीजों का ये इतराज करते हैं, इमरान खान पे हमला करते हैं कि जी महंगाई हो गई फलां चीजों की, इनके पास कोई हल नहीं है। तो ये एक बिल्कुल यकीनी बात है। अगर फर्ज करें कि इमरान खान नाकाम बना देते तब भी उनके पास वो इतने ज्यादा शैटर्ड हो चुके होंगे, उनके कुछ ना कुछ उनको नुकसान हो चुका होगा कि एक स्टेबल गवर्नमेंट की तरफ पाकिस्तान आपको जाता हुआ नजर नहीं आता। तो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तानी निजाम के डीएनए में, इसके खमीर के अंदर जो है इंस्टेबिलिटी है, तो वो पाकिस्तान पे जारी सारियों की जो बहुत बड़ा अलमिया है। हम कैसे निकलेंगे इदारों को? अच्छा आमिर साहब,
इन द एंड आप अब जैसे आप बड़ी बैलेंस बात कर रहे हैं, आप जो खामी है खान साहब की उनकी पॉलिटिक्स में वो आपने पॉइंट आउट की है, उसके साथ जो स्ट्रेंथ है आप उस पर भी तकरीबन पूरा मीडिया ऑलमोस्ट ऐसे ही कर रहा है और हमारी कोशिश यही होती है, लेकिन उसके बावजूद खान साहब ने तो मीडिया को बड़ा आड़े हाथों लिया है अपनी लास्ट स्पीच के अंदर। उन्होंने कहा है कि जी मीडिया हाउसेज में पैसा चलता है और बड़े इल्जाम लगाए हैं, जिस पे फिर जो मीडिया की तंजीमें हैं उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि खान साहब को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। आप बीइंग ए सीनियर जर्नलिस्ट खान साहब की स्टेटमेंट को इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जब वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है कैसे देखते हैं? हालांकि मीडिया हैज़ बीन क्वाइट सपोर्टिव टू हिम, अगर हम धरने की भी खास तौर पर बात करें। देखिए ये जो इमरान खान इतराज करें पहली मर्तबा नहीं किए, करसे से करें। जब वो मुश्किल में नहीं थे तब भी उनको शिकायत थी मीडिया से। जब से वो हुकूमत में आए हैं मीडिया से इमरान खान साहब को शिकायत रही है। अच्छा, हमें ये भी तस्लीम करना चाहिए, हमें और आपको बतौर प्रोफेशनल, कि हमारे मीडिया में सनसनीखेजी है और हमारे मीडिया में जहाँ पर बड़े साहिब किरदार अच्छे सहाफ़ी हैं, अच्छे मीडिया हाउसेज हैं, वहाँ पर बदकिस्मती से काली भेड़ें भी हैं। और वहाँ पर ये शिकायत है कि जी पैसा चलता है और मतलब है, या अगर पैसा नहीं भी चलता तो उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस बाज ग्रुप्स की, बाज मीडिया हाउसेस की सबको पता है कि क्या होगा। वो कहते हैं कि जी मुंह खोलने से पहले हमें पता चल जाता है कि आज क्या बात हो रही होगी। ठीक है ना, तो तवाज़ुन है और वो चीजें आपको नजर नहीं आती कि फेयरनेस जो जर्नलिज्म में होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, बाज़ औक़ात नजर नहीं आती। तो मैं समझता हूँ कि हमें खुद क्रिटिसाइज करना चाहिए कि हमारे यहाँ ऐसी चीज है और हमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव, बैलेंस और फेयर होना चाहिए। और जो एक सनसनीखेजी का रुझान है कि हम सियासत को 2020 मैच के तौर पर देखते हैं, ये नहीं देखना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, अपना एनालिसिस हमारे सामने रखा। इमरान खान साहब के लिए सूरत हाल चैलेंजिंग है, बट ही सेड कि मैं इस प्रेशर के अंदर जो माइंड गेम है इसका मैं एक्सपर्ट हूँ, ये मेरी ट्रेनिंग है। सो देखते हैं इमरान खान साहब क्या करते हैं, बट टुडे सरप्राइज भी देंगे, सरप्राइज का बहुत इंतजार है। आप ब्रेक लें जी, ब्रेक के बाद बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें वकार अहमद मलिक और मेरी परवेज बात करने वाले हैं कि जो सियाहत है और दिमागी सेहत है इसका आपस में क्या ताल्लुक है। सो ओवर टू यू गाइस। थैंक यू अरमलाइन इमरान। हम हमेशा ये बात करते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के अंदर, और फ़िज़िकल एक्टिविटी ना सिर्फ हमारी बज़ाहिर शख्सियत को बल्कि हमें इंटरनली भी कितना चेंज कर रही होती है। हम बात कर रहे हैं ट्रैकिंग के बारे में स्पेसिफिकली आज, कि जो ट्रैकर्स होते हैं, जो माउंटेन्स पर लोग हैं, जिनको माउंटेन एडवेंचरर्स भी कहा जाता है, इनका एडवेंचर की वजह से, ट्रैकिंग करने की वजह से, पहाड़ों में रहने की वजह से, वो जो एक कॉमन फ्रेज़ है द माउंटेन्स आर कॉलिंग मी, उसकी वजह से क्या पर्सनालिटी चेंजेस जो हैं वो आते हैं और किस तरीके से वो उनकी ज़िंदगी को या उनकी पर्सनल ट्रेट्स को जो है वो ऑल्टर कर देता है। तो वकार साहब, बिकॉज यू हैव हैड दिस एक्सपीरियंस जिसके अंदर आपने बहुत ट्रैवल किया है, आपने माउंटेन से लेकर डेजर्ट से लेकर हर किस्म के लैंडस्केप को आपने एक्सपीरियंस किया है, तो ये क्या लॉजिक है स्पेसिफिकली ट्रैकर्स की कि ये माउंटेन्स में जो रहने वाले लोग होते हैं ये किस तरीके से मुख्तलिफ है हमसे? ये बहुत मुख्तलिफ हैं। ट्रैक्स जो हैं पर्सनालिटी को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, ये पूरी शख्सियत को कैसे तब्दील करता है, इसके वाले से जो रिकमेंडेड मूवी है, बहुत सारी हैं वैसे तो, जो ट्रैक्स भी एक है ऑस्ट्रेलियन, लेकिन जो रिकमेंडेड है यानी जिससे आपको बिल्कुल आइडिया हो जाता है कि एक ट्रैक पूरी पर्सनैलिटी को कैसे शिफ्ट कर देता है और चेंज कर देता है, वो है द वाइल्ड। 2014 की एक मूवी है जिसमें खातून है जो कि 1000 माइल से ज़्यादा उनका जर्नी है, 6 महीने उन्होंने वो किया है वो पूरा सफ़र, एंड और इमेजिन कि वो कितनी बड़ी तब्दीली है, लेकिन वो मूवी देखने से ताल्लुक़ रखती है। तो द वाइल्ड जो है वो ज़रूर देखिएगा, जो पर्सनैलिटी एक रियल लाइफ सिनेरियो के ऊपर। जी रियल लाइफ, बहुत ही कमाल। ओके, ट्रैक्स या ट्रैकर कौन होता है या कितना, मतलब वो क्यों हमसे ज़्यादा मुख्तलिफ होता है? मेरा जो 2 साल का जो होटल का एक्सपीरियंस है गिलगित बल्तिस्तान हुंज़ा में, उसमें जो मेरे पास गेस्ट आते थे, मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो ज़हीन तरीन तबका देखा है पूरी दुनिया में, जो इंटेलिजेंस में सबसे ऊपर तबका देखा है, वो बैकपैकर्स देखे हैं। वो ट्रैवलर नहीं देखे, मतलब ये नहीं है कि वो तो बहुत सारे ट्रैवलर्स आते हैं, ऐसे भी हमारे पास आते थे जिनके पास 3-3, 4-4 टिचिकेस उतर रहे होते थे, वो नहीं, जो बैकपैकर्स थे, जो मेरा मतलब है कि बराज़म टू बराज़म पैदल चल रहे हैं या साइकिल पे चल रहे हैं या मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, बट टोटल ट्रैवल में हैं, या इसी तरह वो उनके पास सामान बहुत कम होता है हमेशा। सो
तो उनकी डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम होती हैं, तो वो बिल्कुल उसमें फ्लो में होते हैं। तो वो जो सबसे ज़हीन तरीन तबका था जो हमारे पास आता था, वो ट्रैकर्स थे और वो भी बैकपैकर्स थे। और वो मैं उनको ज़हीन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ट्रैक होता है वो ट्रैक आपको एक तो ख़ास फ्लो में लेके जाता है। वो तमाम जुज़ियात आप जहाँ पे मैं और आप रह रहे हैं, जहाँ पे अबंडेंस ऑफ डाटा जो है हर वक्त हमें आ रहा है और वो रेलेवेंट है कि वो नहीं है, बट हम उसमें हैं। और हमारी जो भी महदूद 5 सेंसेस हैं उसके अंदर वो डाटा है और वो थैलेमस कितने को तफरीक करेगा, हमारी कॉग्निशन में भी जा रहा है, हमें डिस्ट्रैक्ट भी कर रहा है। हमारी वो इर्तिकाज़, वो तवज्जो जो बहुत ज़रूरी है किसी भी बड़े काम के लिए, वो इस वक्त हमारे पास नहीं है। और स्पेशली जो 30-40 सालों में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, तो वो बिल्कुल ही हम बड़ा, इसी वजह से हम देखते हैं कि लिटरेचर जो है वो रूबे ज़वाल है। इसी वजह से हम देखते हैं कि आर्ट और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये तमाम तख्लीकात जो हैं, ये तख्लीकी जो हिस्सा है, ये तख्लीकी जो हमारे अंदर एक ट्रेट है, वो जो सबसे कीमती और अहम रिसोर्स इस्तेमाल करती है वो टाइम है। ठीक है, वो हमारे पास है ही नहीं। सो ट्रैक्स जो हैं, जब अब एक ट्रैकर वापस आता है, तो जब मतलब एक आते थे, मतलब बहुत सारी दुनिया की नेशनलिटीज़ के लोग आते थे, होटल में ठहरते थे, ट्रैक पे जाते थे, ट्रैक से वापस आते थे। ट्रैक से वापस आने के बाद, यानी एक 7 दिन का ट्रैक है, 8 दिन का या 15 दिन का है, किसी ग्लेशियर पे है, बहुत सारे ट्रैक्स हैं। ट्रैक्स के वापस आने के बाद जब आप उनको देखते थे, तो उनके जो चेहरे पे जो उनकी जो एक शुक्रिया अदा करने वाली एक चीज़ है ना, ग्रेटफुलनेस की, यानी वो मतलब वो आप ऑफकोर्स 15 दिन से आप तो एक नहाए नहीं है, आप पूरे ट्रैक पे हैं, खाने, बहुत सारे मसाइल मुश्किलात से वापस जब आते हैं, तो जब आप वाशरूम की टूटी खोलते हैं ना, तो उसमें से पानी आ रहा होता है, तो हो सकता है कि आप हैरान होकर वही देखते रहे कि ये क्या कमाल हो रहा है, ऊपर से गर्म पानी आ रहा है, ये क्या मिरेकल हो। आप इतने ज़्यादा हम्बल हो जाते हैं, आप इतनी ज़्यादा, ये जिन चीज़ों को बेसिकली आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, उसके अचानक आपको उसकी सिग्निफिकेंस, उनकी अहमियत, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो खुल के बाहर आना स्टार्ट हो जाती हैं। सो जब आप ट्रैक कर रहे होते हैं, एक तो आप अपने साथ होते हैं, जो कि जनरली आप लाइफ में अपने साथ बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। वो जो हम कहते हैं जिसको कि मी टाइम, वो जो मीनिंगफुल टाइम, क्वालिटी टाइम अपने साथ गुजारना, वो हम पहाड़ों के अंदर वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। कुछ रिसर्चर्स हैं जो ये भी बताती हैं कि जब ट्रैकर्स या ऐसे लोग जो माउंटेन्स में रहते हैं, वो जब अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आते हैं, या अगर हम ये कहें कि वो उनके लिए नॉर्मल है और ये जो एब नॉर्मल ज़िंदगी है, उसमें जब वो वापस आते हैं तो उनको एंजाइटी का भी वो शिकार हो सकते हैं, या वो ऐसे साइकोलॉजिकली टर्बुलेंस के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि वो फिर वापस रीएडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ये सब कुछ बेमायनी सा लगने लग जाता है। आपने एवोल्यूशन में जिस तरह जिंदगी गुजारी है इर्तिका में, वो ये 30-40 साल से जो कुछ तब्दीलियां, ये चले इंडस्ट्रियल एज के बाद जो तब्दीलियां आई हैं, ये तो जिंदगी नहीं थी। तो आप फौरी तौर पे कनेक्ट कर लेते हैं अपनी लाखों साल का उस ट्रैवल जो आपका सफ़र गुजरा है। एक तो ये जिंदगी जो है अपनी इम्कानात में या बहुत सारी चीज़ों में, चॉइसेस में महदूद है। मसलन कलर्स महदूद है, हमें मालूम है, उसकी वेरिएशन बहुत हो सकती हैं, हज़ारों होंगी, लेकिन जनरली कलर्स जो हम परसीव करते हैं या हम देखते हैं वो महदूद है। 18 साल की उम्र में हो सकता है कि मैंने ब्लू कलर नहीं पहना हुआ, मेरा बड़ा दिल है कि मैं ब्लू शर्ट पहन लूँ, मैंने पहनी, मैं खुश हुआ, लोगों का फीडबैक भी आया, अच्छी बात है। फिर मैंने रेड नहीं पहनी हुई है, रेड का खास शेड नहीं पहना हुआ, करते करते हो सकता है कि 25 साल की उम्र तक तमाम कलर्स इस्तेमाल कर चुका हूँ। तो मैं क्या करूँ, अब एक यकसानियत आ गई। तो मैं हर चीज़, मतलब मैंने एक प्लाट लेना था, मैंने ले लिया, पूरी बाकी दुनिया के तमाम प्लाटों की मौत वाक़ हो गई, बिकॉज मैंने एक ले लिया। मतलब एक खातून है जिनके साथ, या मर्द है जिनके साथ आप शादी कर लेते हैं, तो वो जो उससे पहले चॉइसेस का एक अरबों का एक कानात खुले हुए थे, वो सारे कोलैप्स कर गए ना। अब आपने एक चॉइस ले ली, अब करते 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 आप एक बंद गली की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। सो इसको तोड़ना, सो ये सिर्फ ट्रैवलिंग या टूरिज्म या पिकनिक से नहीं, ट्रैवलिंग से और ट्रैक से और इन चीज़ों से ये टूटता है। अब जनरली अब डिप्रेशन जो है, हम उसको ये कहते हैं कि बेसिकली एक ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज्म है टूवर्ड्स, क्या वो नम कर देता है। आप एक ऐसी एक्सपोजर आपको बार बार हो रहा है जो कि वो समझता है कि मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो इसके डिफेंस मैकेनिज्म वो नम कर रहा है। आपने उससे निकलेंगे, उन चीज़ों से निकलेंगे तो ही वो दोबारा वापस आएगा। जैसे कि आप मेडिसिन से करें तो जितने भी डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं या एक्यूट स्ट्रेस के होते हैं या इन तमाम चीज़ों के इस तरह के लोग होते हैं, किसी पे भी हम तजर्बा करके देख लें, उसको कहें कि यार इस तरह करो कि खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी में से 10 दिन निकाल के ना, 15 दिन निकाल के तो कराकोरम हाईवे से होके आ जाए, तो आप देखेंगे 10 दिन के बाद वो एक और तरह की चीज़ होगा, क्योंकि स्टिमुलस बहुत सारा चेंज हो गया। एक वेल बीइंग का भी एक तस्वुर और वो चीज़ आ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका स्केल से वो रोशनास होते हैं। फर्स्ट टाइम आप एक खास जगह पे कंक्रीट के किसी कमरे में हैं, वहाँ से ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस वापस आ रहे हैं, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, आप चाहे माउंटेन्स की आप बात करें, इवन डेजर्ट है, कोई भी है,
तो आप स्केल से कि कितना बड़ा स्केल है, मैं क्या हूँ, और वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको अपनी एक्चुअली जगह बताती हैं। तो उसके बाद आप जिसको कहते हैं ना ईगो डिसॉल्व होना, तो ईगो डिसॉल्व होना भी इंटेलिजेंस की खास अलामत है कि आप बचपन में आपको पता है कि आप 100% ईगो सेंट्रिक होते हैं, लेकिन करते 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 80 साल की उम्र तक आप सब कुछ यानी बहुत हद तक आपकी ईगो डिसॉल्व हो चुकी होती है। तो वो जो सफ़र ईगो डिसॉल्व होने का है, यानी अना को अपना ख़त्म करना, ये वो बहुत तेज़ी से होता है, बट अगर आप ट्रैक्स पे चले जाएँ तो ये जो ज़िंदगी का बैलेंस है ये आपको ट्रैवलिंग सिखाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एंड आई थिंक कि ये ना सिर्फ बहुत इंटरेस्टिंग है बल्कि बहुत मीनिंगफुल चीज़ भी है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं कह रही कि हम लोग सब आज निकल जाएं और बैक पैक करके हम ट्रैकिंग करने को निकल जाएं, लेकिन कोई ना कोई चीज़ ज़िंदगी में हमें ज़रूर इंकॉर्पोरेट करनी है, सिलेक्ट करनी है, चूज़ करनी है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ जो कि मेरी ज़िंदगी को मीनिंग दे सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच विद दिस टुडे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बात करते हैं कुछ बाएं बाजू के इनकलाबी शायर हबीब जालिब साहब की, जिनके मद्दाह आज उनका 94वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। जालिब ने ज़िंदगी भर आवाम के मसाइल और ख़यालात की तर्जुमानी की और आवाम के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे। हबीब जालिब ने कई मशहूर पाकिस्तानी फिल्मों के लिए गीत लिखे, लेकिन फिल्म ज़रक़ा में रक़्स ज़ंजीर पहनकर भी किया जाता है लिखने पर उन्हें बेपनाह शोहरत मिली। जालिब साहब 12 मार्च 1993 को खालिक़ हक़ीक़ी से जाबिल हम उन्हें याद करे थे। अब हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। के मैच भी देख ही सकते हैं और रश भी हमें नजर आता है। इससे पहले कि हम हेडलाइंस की जाने बढ़ जाइए, वकार यूनुस साहब को जो पीसीबी है उसकी हॉल ऑफ फेम में बाकायदा तौर पर शामिल कर लिया गया है, जिसमें उन्होंने खुदा का शुक्र भी अदा किया है। ननी सेंट के मैं इमरान खान, जावेद मियादाद, वसीम अकरम जैसे लेजेंड्स की सफ में खड़ा हो गया हूँ। ही इज़ अ लेजेंड हिमसेल्फ। तो हम उनको इस मामले में खिराज तहसीन भी पेश करते हैं और आप आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको एक्सप्रेसो हेडलाइंस। सेगमेंट मेरा घर में सारा बलोच करवाएंगी मुलाकात इंटीरियर डिजाइनर सहर नून से। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में टीबी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। एक्सप्रेसो हेडलाइंस आपने जानी, क्रिकेट पे हमने बात की। अब बारी हमारे सेगमेंट मेरा घर की, जिसमें सारा बलोच आज मुलाकात करवा रही है। इंटीरियर डिज़ाइनर है सहर नूर, उनका काम मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो सहर के जो आर्ट है उसके हवाले से सारा बलोच ने डिस्कशन किया। आपको दिखाते हैं आज का मेरा घर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा घर की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूँ सारा बलोच। दोस्तों, अगर हम बात करें आर्ट की, आर्ट क्या है? आर्ट एक एहसास है, एक एक्सप्रेशन है, एक नैरेटिव है, एक कहानी है। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी विजुअल आर्टिस्ट से करवाने जा रही हूँ इज सो मल्टी टैलेंटेड, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो वो नहीं करती होंगी। हम बात करें फर्नीचर डिज़ाइनिंग की, हम बात करें इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, हम बात करें रेकी हीलिंग की, यू नेम इट एंड शी डज इट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सहर नून की, समबडी हु इज़ अ विजुअल आर्टिस्ट। आज हम उनके घर आए हैं, करेंगे कुछ दिल की बातें और जानेंगे कि सहर की क्या कहानी है जो वो कई अरसे से अपने कैनवस पे बिखेर रही हैं। आइए चलते हैं अंदर। Hi Sarah. Assalamu alaikum. Good to see you. Good morning. How are you doing? Good, thank you. हम कोई आज 14, 15 या शायद 20 साल के बाद मिल रहे हैं। सहर को मैं जानती हूँ NCA के टाइम से। I haven't been to her house. आज इस घर का जो है ना टूर आपके साथ करने वाली हूँ और आई एम सुपर एक्साइटेड। सहर, मैंने इतना DIY प्रोजेक्ट्स देखे हैं आपके, इतनी मिनिएचर पेंटिंग्स देखी हैं, तो आज हम ये सब देखने वाले हैं। Absolutely. चलते हैं अंदर। ओह माय गॉड, नून स्टार्टिंग में ही घर की एंट्रेंस पे ही इतनी ग्रैंड पेंटिंग है। आई थिंक इट्स ऑप्टिकल इल्यूजन और ये ऑयल पेंट है जो कि अब आप इतना नहीं करते। ये कब पेंट किया? बिल्कुल। सो ये मेरा सबसे पहला सरियल काम था। दैट्स व्हाई इट्स वन ऑफ माय फेवरेट वर्क्स। तो जब मेरी एग्जीबिशन हुई थी, बाकी सारी पेंटिंग सोल्ड आउट एंड दिस अ लॉट ऑफ पीपल वांटेड, लेकिन ये क्योंकि मेरा इस पे दिल आया हुआ था, आई डिडंट वांट टू सेल इट, तो आई केप्ट इट फॉर माय सेल्फ। और कितने साल हो गए? कब की थी? 12-13 साल हो गए अब तो। ओह माय गॉड, ये थीसिस तो नहीं है?
नहीं थीसिस करनी है। लेकिन ये कितना खूबसूरत काम है। Thank you. बहुत सारे लोग जो शायद नहीं जानते होंगे वो ये कि सहर ने अपने थीसिस में उस जमाने में ऑप्टिकल इल्यूजन को एक्सपीरियंस किया था जब लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, और अब इतना आम हो गया है। सहर कैसा लगता है कि एकदम सब चीज बड़ी ट्रेंडिंग में आ गई है? अब और भी ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज एक चीज़ है जिसको अवेयरनेस ज़्यादा मिल रही है, ज़्यादा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो और भी मज़ा आता है बिकॉज लोग आपसे इंस्पायर होकर भी और करते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत से लोग टैग करते हैं कि आपने ये बनाया था, हम भी कोशिश कर रहे हैं ये बनाने की। तो तमाम औरतें जो घर पे बैठी हुई हैं, हाउस वाइफ्स, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सहर के इंस्टाग्राम पे जाइए, इतने सारे डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट्स हैं। यू कैन आस्क हर कि कोई पुराना फर्नीचर है अगर उसे नया कैसे कर सकते हैं। ओके, डू वी हैव एनीथिंग लाइक दैट इन योर हाउस जो हम दोस्तों को दिखा सकें? ऑफ कोर्स। आइए। वाओ, दूर से ऐसे लग रहा है ऐसे, वाओ ये होता है ना ऑप्टिकल इल्यूजन। सो व्हाट वाज द कांसेप्ट, और ये ही अलमारी क्यों वहाँ पे? तो जब लॉकडाउन था ना, बिल्कुल इन द मिडल ऑफ कोविड, तो बच्चों और मैंने अपने आप को थोड़ा क्रिएटिव साइड पे कुछ करना था कि हम करें, कोई अपना टाइम को ये करें, यू नो इतने लंबा लॉकडाउन था। तो वी स्टार्टेड डूइंग दीज DIY प्रोजेक्ट्स, डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट्स होते हैं कि घर में जो भी चीज़ हो उसको अपडेट करो, उसको रिसाइकिल करो, रिन्यू करो, ताकि टाइम भी अच्छा गुजरे है ना, न्यू बच्चे भी इतनी चीज़ें सीखते हैं। और एक चीज मुझे और नजर आ रही है जो कि असेंबल की गई है डिफरेंट चीजों को मिला के। ये परात, ये परात है। ये आप लोग देख सकते हैं जनाब, ये परात है। हाय हाय हाय, अक्सर घरों में आटा भी गूंदा जाता है इसके अंदर। काफी ज्यादा एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे जो मेरे गांव के हैं, फ्रॉम सरगोदा। कमाल बात है। हम बहुत सारी बातें करेंगे आज इनके गांव के हवाले से भी, और वो चीज नजर आ रही है। आपने क्या कहते हैं, लेगेसी को कंटिन्यू करते हैं ना। काफी विंटेज चीजें हैं, दादी जीज की, नाना जीज, दादी जी। तो ये किसका आइडिया था? वाज इट योर आइडिया और यासिर का आइडिया? यासिर इनके हस्बैंड जी। बेसिकली इंटीरियर्स और वो जो आर्ट साइड है वो मैं ही संभालती हूँ। यासिर जो है, he's a chef, तो वो अपना रेस्टोरेंट देखते हैं। अच्छा, अब एक वॉल है जो मुझे नजर आ रही है और उसमें बहुत सारी तस्वीरें हैं। आई थिंक या तो वो अम्मा अब्बा की हैं या वो यासिर के ग्रैंडफादर की हैं, हमारी पुरानी। वो भी दिखाते हैं। लोग तो अपनी पुरानी एंसेस्ट्रल तस्वीरें स्क्रैप बुक्स में डाल के रख देते हैं ना स्टोर में। मुझे अच्छा लगता है कि मैं रोज़ देखूं मेरे दादाजी, परदादा, सबकी तस्वीरें। नहीं, ये किसने पेंट किया है? दिस इज़ माई मदर इन लॉज पेंटिंग। उन्होंने मुझे सबसे पहले उनका जो मिनिएचर ख़त्म हुआ था, शी गेव इट टू मी एज अ प्रेजेंट, क्योंकि हम जब गाँव जाते थे ना तो हम इकट्ठे पेंट करते थे वहाँ जाके। तो दिस इज़ वन ऑफ अर्ली वर्क्स एंड शी डिड अ सीरीज ऑफ बर्ड्स जो उन्होंने सबको फिर बाद में एक एक करके प्रेजेंट किया। दिस वाज माय फर्स्ट। तो क्या वो भी आर्टिस्ट है? वो भी आर्टिस्ट है। कब से ये जो आर्ट वाला एलिमेंट है, क्या ये बचपन से था? बिकॉज़ जितना मुझे पता है सहर के बारे में वो ये है कि इन्होंने कलम को बाद में हाथ लगाया था, पहले पेंट करना शुरू किया था। तो क्या ये सच है? हाँ, तो अंदर जाते हैं, आपको दिखाते भी जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर बात करना बड़ा लाजिम है कि ये स्टार्ट कैसे हुआ था। और ये भी देख लेते हैं। ये तो ढेर सारे फ्रेम्स हैं वो जो हम इस्तेमाल नहीं करते एम्ब्रॉयडरी के लिए। हाँ बिल्कुल। सो आपने उनको गैदर किया? ये भी हमारा कोविड वाला टाइम था जब बच्चे और मैं इकट्ठे मिलके हमने डू इट योरसेल्फ चीज़ें की, बल्ब लगाए, खुद ही हमने वायरिंग की, खुद ही हमने मज़े के शैंडलियर्स बनाए। और इन दी एंड वो इतना अच्छा लगता है सेटअप, तो बच्चों को भी कंस्ट्रक्टिव फील होता है कि उन्होंने कुछ किया है, यू नो, घर में लगी हुई उनकी चीज़। काम को जब एंजॉय करते हैं तो वो काम नहीं, वो शौक लगता है। हम आपको मजीद घर का टूर करवाते हैं, ढेर सारी कुछ हार्ट टू हार्ट सेशन है, वो भी करना है। आइए। ओ माय गॉड, मैं जाते जाते अंदर रुक गई हूँ क्योंकि मेरे सामने एक बहुत खूबसूरत सा शाहकार है। अगेन एक मिनिएचर पेंटिंग है और इसमें कुछ अलग ये है कि इसकी फील कारपेट जैसी है। दूर से देखो तो लगता है कि कारपेट है सामने, करीब आके देखो तो समझ में आता है कि ये तो पेंटिंग है। ड्राफ्टिंग के थ्रू किया आपने? ग्राफ पेपर पे किया हमने। ये क्या, ये कब किया था? ये कोविड के दिनों में किया था? नहीं, ये उससे भी पुरानी बात है। तो ये ग्राफ पेपर हमने मंगवाया था और उसके ऊपर छोटे छोटे जो स्क्वायर्स होते हैं, पिक्सेल्स होते हैं, उनके अंदर हमने कलर फिल किया था। और ये भी बच्चों और मैंने इकट्ठे किया था। क्या किसी और का भी आर्ट घर में कलेक्ट करना शौक है? बिल्कुल है। कौन कौन से आर्टिस्ट हैं? उधर गैलरी वॉल आइए जरा दिखाते हैं आपको। दिस इज अ ब्यूटीफुल स्पेस। ये आपका डाइनिंग टेबल रूम भी है, डाइनिंग रूम एज वेल। बिल्कुल। वाओ। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं जानना चाहती हूँ। हम जब बचपन में होते हैं ना सहर, तो उस टाइम पे हमें पता चल जाता है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। और जैसे कि आपने बताया बहुत सारे इंटरव्यूज में कि आपने लिखना बाद में शुरू किया था, पेंट पहले शुरू किया था। तो ये कैसे था? क्या घर में कोई फनकार था? अम्मी को हमेशा से शौक था पेंटिंग का। अम्मी बहुत क्रिएटिव हैं, उनको कभी उस तरह आउटलेट नहीं मिला
अपना काम दिखाने का, लेकिन बचपन से क्योंकि उनको इतना शौक था तो हमारे में वो इंस्टिल हुआ कि हम भी इस तरह करें। सब करते हैं फैमिली में, एवरीवन पेंट्स। तो ये कब एहसास हुआ? तो जब मैं NCA गई ना, तो तब इतना एक नया एक्सपीरियंस था क्योंकि प्रॉपर्ली ऑफिशियली कुछ सीखने को मिला और इतनी टेक्निक्स थी, इतनी चीज़ें हमने सीखी। मैंने कहा कि मैंने इसी को परस्यू करना है और इसी में ही कोई मैं कुछ ढूंढूंगी टू डू समथिंग एज अ प्रोफेशन। अच्छा, अपने अलावा किसी और आर्टिस्ट का काम पसंद है? बहुत से आर्टिस्ट हैं, लाइक इमरान कुरैशी। वाओ। एंड देन इंटरनेशनली आई लव सैल्वाडोर डाली। हम सब की बहुत सारी बातें करेंगे। इस वक्त मुझे देखना है इनका रेस्टोरेंट, बहुत भूख लग रही है। सहर, क्या है खाने में? अब चलते हैं, आपको लेके दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने प्रॉपर्ली इंटीरियर किया है। व्हाट शी डज। चलते हैं, चले। शदीद मुझे भूख लगी हुई थी और मेरे सामने अमेजिंग फूड है, मतलब कि इतना माउथ वाटरिंग है, इतना टेम्पटिंग है कि दिल चाह रहा है कि बस बात नहीं छोड़ें, आराम से हम खाएं। बट आई हैव टू टेल यू, इस वक्त हम सहर नून्स के रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। वी हियर फॉर द ब्रेकफास्ट। सहर ने बहुत सारे कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसमें से एक उनका अपना खुद का प्रोजेक्ट है जिसका इंटीरियर डिजाइनिंग इज जस्ट सो गुड। ऐसे लग रहा है जैसे शायद घर का ही कोई हिस्सा है ये। सहर, आई रियली वांट टू आस्क यू कि ये इतनी रिजेम्बलेंस कैसे है आपके रेस्टोरेंट में भी, आपके घर में भी, और एक सिग्नेचर स्टाइल है आपका। व्हाट इज दैट पर्टिकुलर स्टाइल? जिस तरह आपने मुझे कहा है ना आपका सिग्नेचर स्टाइल है, उसी तरह आई हैव कम टू रियलाइज़ कि है मेरा एक सिग्नेचर स्टाइल, क्योंकि मैं मैक्सिमलिस्ट हूँ। तो मैं इनकॉर्पोरेट करती हूँ काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन के एलिमेंट्स, लेकिन इन दी एंड मुझे ज़रा वाइब्रेंट कलर्स और उस तरह अच्छा लगता है। तो इवन विद माई कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स आई गेट अप्रोच्ड उन्हीं लोगों को जो उस तरह की वाइब चाहिए हो। एक टाइम था, शायद वो अब मोनोटनी ब्रेक हो गई है, कि पहले हम गैलरीज के थ्रू अपना काम एग्जिबिट करते थे, लेकिन अब मैंने देखा है इंटरनेशनली जितने भी आर्टिस्ट हैं, आई थिंक उनका जो इंस्टाग्राम है, उनका जो सोशल मीडिया, उनकी जो वेबसाइट है, दैट इज देयर गैलरी। क्या ये बात सही है या अभी भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा? What do you think? बिल्कुल सही बात है। जब हम ग्रेजुएट किए थे NCA तब हमें गैलरीज अप्रोच करती थी, बट वो पाकिस्तान में आर्टिस्ट थोड़ा सा अंडररेटेड है क्योंकि 40% तो कमीशन गैलरी ले जाती है। सो आई थिंक नाउ इट्स अ गुड थिंग कि सबको अपना प्लेटफॉर्म मिला है टू शोकेस देयर ओन वर्क द वे दे वांटेड टू बी शोकेस्ड। Which one is more close to your heart? DIY projects या miniature paintings, या आप रेकी भी कर रही होती हैं, रेकी हीलिंग भी कर रही होती हैं? Which one is close to your heart? Miniature, I think painting would be my favorite mode of work. हम सबका कोई ना कोई ड्रीम होता है। आपका क्या ड्रीम है कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो कौन सी ऐसी शख्सियत है कि जिसके घर का इंटीरियर करने का इश्तियाक हो कि हाय कब करूँगी? आई थिंक अगर लाहौर में कोई रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स हो, हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट्स इस तरह के हों, कि हिस्टोरिकल साइट के प्रोजेक्ट्स हों, लाइक इवन समथिंग लाइक द गवर्नर हाउस, यू नो, दैट कुड हैव दैट वाइब। बिकॉज आजकल मैंने काफ़ी काम देखा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गोल्ड एंड गिल्डेड एंड शाइनी और वो कर देती हैं, बट कैरेक्टर बहुत कम होता है। सो आई थिंक स्पेसेस जिनको मैं कैरेक्टर दे सकूँ ना, दैट इज़ माई एम। नून की ज़िंदगी में यासिर कैसे आए? हम मिले थे, मेरी 4th ईयर NCA में एग्जीबिशन थी लम्स पे, तो वहाँ पे हम मिले थे पहली दफ़ा। आई थिंक ही गॉट माई नंबर फ्रॉम म्यूचुअल फ्रेंड्स। पहली नज़र में प्यार हो गया यासिर को, और फिर सिलसिला बढ़ा। फिर आज कितने साल हो गए? ऑलमोस्ट 14। अभी हम आपको लेके जाएंगे और आप खुद देखेंगे, विटनेस करेंगे कि इन्होंने एक बहुत बड़ी स्पेस को किस तरीके से एक आर्ट स्पेस में तब्दील कर दिया। स्टे ट्यून। ओके, तो वाओ, इट्स सो ह्यूज। ओके, आई थिंक इसके ऊपर तो हम चढ़ भी सकते हैं, लाइक दिस, ऑफ कोर्स, एंड लाइक दिस, लाइक दिस, यस। सो इट्स प्रीटी कूल। ये जो ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये वाकई इल्यूजन है, एंड यू सिंपली गेट इनटू इट। वाओ। इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में कितना टाइम लगा था? तो इनिशियली तो मैंने प्लान किया हुआ था ना कि मैं 2-3 हफ्तों में ख़त्म कर दूंगी, बट फिर अनएक्सपेक्टेड रेन्स जब आ गई ना, इन द मिडल ऑफ, मैं इतना पेंट करके रुकी हूँ और एकदम से पता नहीं कहाँ से बादल आ गए। तो ये एक्रेलिक से ऑयल पेंट, आई थिंक ऑयल है। दिस इज ऑयल पेंट एंड अ लॉट ऑफ द कलर इज रेजन बेस्ड। तो रेजन बेस्ड में वो पानी से खराब नहीं होता। माल है ये। अच्छा, पानी बारिश भी हो गई, खराब नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि रेजन बेस्ड है ना। रेजन बेस्ड से। अच्छा, अब मैं वहाँ जंप कर सकती हूँ? क्या करना है? I don't know if I can do this way. Yes, you can. But मजा आ रहा है मुझे बहुत। I love having noons, Sahar noons on the show
हमेशा जब भी इनसे बात होती है तो वो नून से होती है नून। एनसीए के बाद आज आई फेल्ट ग्रेट एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम हैविंग यू ऑन द शो। आई एम सो ग्लैड यू केम, आई एम सो ग्लैड वी गॉट टू कैच अप आफ्टर सो लॉन्ग। आज के शो का फीडबैक जरूर दीजिएगा। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। देखते रहिए मेरा घर। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। और आपको पता है कि हम सोशल अवेयरनेस के लिए भी ऑफ एंड ऑन बात करते रहते हैं, और ख़ास तौर पे आपकी हेल्थ को लेकर तो वो तो हमारी सबसे अहम जिसे कहना चाहिए तरजीह है। इस वक्त हमने जो बात करनी है वो पाकिस्तान समेत आज दुनिया भर में टीबी तपदीक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और पाकिस्तान उन ममालिक में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके मरीज पाए जाते हैं। अगर हम वर्ल्ड नंबर की बात करते हैं तो इट्स ऑन 5th। पाकिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पे है, और सालाना रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 4 से 5 लाख अफराद इस आर्जे का शिकार हो जाते हैं। और हर 1 लाख मरीज में से कहना चाहिए कि 34 मरीज ऐसे होते हैं रिपोर्टेडली जो कि इसकी वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। इसके फैलाव की सबसे बड़ी वजह बर वक्त तशखीस ना होना है जी, गैर मेयारी इलाज है, और अद्वियात का इस्तेमाल या तो उनका दस्तयाब ना होना है या उनका गलत इस्तेमाल है। और WHO ने भी इसके ऊपर जो अवेयरनेस है उसके लिए काफ़ी हद तक काम किया है। एक हिकमत अमली भी बनाई गई है WHO की जानिब से एंड TB स्ट्रैटेजी 2035 तरतीब दी है, जिसके तहत 2035 तक जो TB के फैलाव और अमवात की शरह पर काबू पाने का जो हदफ है, टारगेट है, उसको मुकर्रर किया गया है। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि जो की कॉजेज़ क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या, स्पेसिफिकली कोविड के हवाले से ये कितना ट्रिगर हुई है, ओवरऑल पाकिस्तान में इसके नंबर्स कितने हैं, और इस पर हम किस तरह से कौन सी स्ट्रैटेजी के तहत कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर इरफान मलिक मौजूद हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और आज चूँकि इसके हवाले से दिन भी मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो हम TB के हवाले से बात करें। TB है क्या आम ज़बान में? बिस्मिल्लाह, थैंक यू सो मच। TB एक मुतदी बीमारी है जो एक शख्स से दूसरे शख्स में जा सकती है। इसका जो स्प्रेड है वो यूजुअली एरोजोल बाय कफिंग स्नीजिंग इससे होता है। और अच्छी बात यह है कि ये काबिल इलाज है, इस पर हमें फोकस करना चाहिए कि इसका काबिल इलाज डिज़ीज़। और इसकी जो अलामत हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट खांसी का आना जो कि 2 हफ्ते से ज़्यादा हो, बलगम का आना, बलगम में खून का होना, ठंडे पसीने आना, भूख का कम लगना, वज़न की कमी, ये वो क्लासिकल अलामत हैं जो कि 80% लोगों में होती है, क्योंकि 80% जो TB है वो फेफड़ों का होती है TB। उसके अलावा नेम एनी ऑर्गन उसकी भी TB हो सकती है, ब्रेन, आई, बोन, किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन, इन सब की भी TB हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपने कहा कि सिम्टम्स, हम इस पे सिम्टम्स पे बात करें, इसने आपने उनको एक्सप्लेन किया, लेकिन बहुत सारे लोगों में हम देखते हैं कि कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो दीगर बीमारियों से भी रिलेट कर रहे होते हैं, जैसे वजन का घटना है, कोई और मामला है, तो उसमें TB के हवाले से स्पेसिफिकली किस तरह से हम इसकी तशखीस? देखिए, जो ठंडे पसीने आना, भूख का ना लगना और वज़न की कमी, ये 2 डिजीज़ के दरमियान इसमें टाई होता है। एक कैंसर होता है, ठीक है, एक TB होता है। और जो TB है वो यूजुअली खांसी के साथ प्रेडोमिनेट करती है, खांसी से स्टार्ट होता है। प्रॉब्लम ये है कि जो खांसी 2 हफ्तों की है उसको हम नॉर्मल समझते हैं कि 2 हफ्तों की खांसी कुछ नहीं होता, हल्का फुल्का बलगम भी हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब तक ठंडे पसीने या भूख का ना लगना या वज़न की कमी नहीं होती तब तक वो पेशेंट हमारे पास नहीं आता। सो वो जो पहले 2 हफ्ते हैं जिसमें उसको खांसी हो रही है, जिसमें वो स्प्रेड भी कर रहा है, वो अननोटिस जा रहा होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। सो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि 2 हफ्तों से ज़्यादा की खांसी जिसके साथ बलगम हो और आपको बुखार भी हो रहा है, और उसमें बुखार हाई ग्रेड नहीं होता, लो ग्रेड फीवर, हल्का बुखार हो रहा होता है, शाम को ज़्यादा होता है और आपको ठंडे पसीने आ रहे होते हैं, आपका वजन कम हो रहा है, तो ये वो अलामत है जो TB का आपको शक डाल सकते हैं। तो आपको अपने डॉक्टर से रजू। तो ये स्प्रेड सर्टेन टाइम तक कर सकता है या इसका भी कोई, जैसे कोविड का एक लिमिटेड टाइम है 10 to 12 डेज, उसके बाद आप स्प्रेड नहीं कर सकते? TB का भी कोई टाइम है कि इस वक्त तक कोई टाइम नहीं? ये टाइम नहीं है इसका। एक शख्स को अगर TB होती है तो वो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 10 से 15 शख्स को पर ईयर TB स्प्रेड करता है। अच्छा। अब आपने एक फिगर दी कि 4 से 5 लाख, तो 5,72,000 हम समझते हैं हमारे लोगों को TB का शिकार होना चाहिए। उनमें से 2,27 या 28 लाख लोग हैं जो हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं। बाकी जो लोग हैं वो कहाँ हैं? दे आर कम्युनिटी। सो वो लोग हैं जो TB है लेकिन सिम्टम्स नहीं है, सिम्टम्स वो स्प्रेड कर रहे हैं, और यही लोग हैं जिनकी वजह से ये TB जो है यूजुअली क्योरेबल। और एक TB का मरीज कितनी देर में मुकम्मल तौर पे रिकवर हो जाता है? देखिए, इंटरेस्टिंगली हमने कहा 80% TB जो है वो फेफड़ों की है। जब आप उसको TB की दवाई शुरू करते हैं तो 14 दिन बाद उसके बलगम में TB का जो जरासीम है वो बिल्कुल ही नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है, यानी वो दूसरों को स्प्रेड नहीं कर सकता। अगर फेफड़ों की TB है तो उसका इलाज 6 महीने, अगर बोन की TB है तो 9 महीने, अगर ब्रेन की TB है तो उसका इलाज 12 महीने होता है। जितना टाइम ड्यूरेशन हम बता रहे हैं, अब टाइम ड्यूरेशन को अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आपकी TB क्योर हो चुकी है 94%। दिस इज अ सिग्निफिकेंट हाई नंबर। 94% अगर आप देखें
रिट्रोस्पेक्टिवली किसी भी डिजीज का हम नहीं कहते इतने कॉन्फिडेंस के साथ। और ये वो डिजीज है जिसका स्टैटिस्टिकल डाटा वाकई ही लिखा हुआ है, यानी बाकी डिजीज तो हम तुका मारे होते हैं ना, इतने परसेंट। डॉक्टर साहब, फेफड़ों में टीबी है तो मुझे खांसी आएगी, उसकी सिम्टम है। दिमाग की टीबी है तो हाउ वुड आई नो कि गर्दन तोड़ बुखार, आपने सुना? गर्दन तोड़ बुखार हो गया, झटके लगना शुरू हो गए, बाकी अलामत साथ चलती हैं। लाइक उसको दिमाग में प्रेशर फील हुआ, उसको नजर आना कम हो गया, उसको झटके लगना शुरू हो गए, लेकिन इसके साथ साथ उसको बुखार भी होगा, उसको ठंडे पसीने भी आएंगे। मतलब ये सिम्टम्स स्पेसिफिकली चल रहे होते हैं। अच्छा, ये किस किस ऑर्गन में हो सकती है? एनी ऑर्गन, लिम्फ नोड, आपके दूध जो होते हैं उसमें टीबी बड़े कॉमन है, बच्चों में वो बहुत कॉमन होती है। फिर आपके इंटेस्टाइन टीबी बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, इंटेस्टाइन ट्यूबरकुलोसिस। हम सर्जरी में अक्सर केस देखते हैं कि उसका ऑब्स्ट्रक्शन हुई, सर्जिकल ऑपरेट किया, बाद में देखा कि वो तो टीबी की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुई थी, तो वो बोन की टीबी इज वेरी कॉमन। अच्छा डॉक्टर साहब, कॉजेस क्या है कि अगर हम बात करें प्रिवेंशन के हवाले से भी, तो कॉजेस भी तो होंगे जिनको हमें नजर में रखना है। अनफॉर्चुनेटली वो डिजीज जिससे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म डाइड बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, एंड स्टिल अप टिल नाउ वी आर फाइटिंग विद द डिजीज। तो वी बिलीव कि पॉवर्टी, गुर्बत का इससे डायरेक्ट ताल्लुक है। देखिए, गरीब एक कमरे में 10 लोगों का रहना, खाना प्रॉपर ना खाना, फिर शख्स को जिसको टीबी होगी वो उस वक्त वो फैला रहा होगा और लोगों को एहसास नहीं होगा, इसका बहुत डायरेक्ट ताल्लुक है। बट कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की आपने चूंकि बात की है, तो आई थिंक स्मोकिंग वाज द रीजन। ही यूज्ड टू स्मोक अ लॉट। स्मोकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। स्मोकर्स में टीबी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। डायबिटीज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। डायबिटीज। और आप लोग एक चीज को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करते हैं, HIV इट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। 6% पीपल जिनको टीबी है उनके साथ HIV भी है। ये कॉम्बिनेशन बहुत लीथल है। यू नो, टीबी is the second highest infectious killer after COVID. COVID तो अब आया and disappear. पाकिस्तान में COVID से कितनी डेथ हुई? If I'm not wrong, 30,000. 30 something. अब तक अब पाकिस्तान का लास्ट फिगर हम उठाएं तो 40,000 लोग टीबी का शिकार हो चुके हैं, डेथ हो चुकी है उनकी, सॉरी डेथ 40,000, which is a significant number. ठीक है, तो इसको और आप ये भी कह रहे हैं कि ये हर एज ग्रुप को अडल्ट। देखिए, अगर दुनिया की हम पॉपुलेशन की बात करें तो 1 करोड़ लोगों को टीबी हुई, जिसमें से 15 लाख लोगों की डेथ हुई, जिसमें से 6 लाख मर्द थे जो कि अडल्ट थे, और 3 से 4 लाख ख्वातीन और 1.5 लाख लोग बच्चे शामिल हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम है ना इसके लिए, एक तो हमने बताया कि ये काबिल इलाज है, जो मुझे अब तक समझ नहीं लगती कि जो लोग, आई डोंट नो व्हाई दे डिले, इसकी इन्वेस्टिगेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है इन पब्लिक सेक्टर, ठीक है, इन DHU, इन BHU, इसकी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है और सेम एफिकेसी की है। बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह हम तो खुद ठीक है, जो सरकारी अस्पताल बिल्कुल ठीक है, ये मैं बात करने लगा था, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वो दे नहीं रहे, WHO रही है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि जब किसी को टीबी हो जाती है तो वो छुपाता है, वो नहीं बता। हाँ, एक सोशली वो एक टैबू जी मुझे टीबी हो गई है, और वो उस वक्त ही प्रेजेंट करता है जब जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा डिटोरिएट हो जाती हैं। ये सबसे बड़ा इशू है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोविड के बाद ऑब्वियसली आपने कहा कि ये कोविड से जितनी डेथ हुई उससे ज्यादा रेशो टीबी की है, तो क्या कोविड भी एक रीजन है इस बीमारी के ट्रिगर होने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 साल तो हम कोविड पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे पूरे मीडिया पे आके, और एक चीज़ अगर हमने बड़ा, मैं समझता हूँ हमने डॉक्टर्स ने बेतहाशा दिया, वो स्टीरॉयड था जी। और मैं तो खुद लेके घूम रहा हूँ, आई नो दैट। कुछ में तो ठीक, कुछ में बेतहाशा दिया गया। ऐसे मुल्क में जो कि 5वें नंबर पर स्टैंड करता है टीबी में, जहाँ पे टीबी इंडेमिक चल रही है, स्टीरॉयड के बाद हम क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे? फिर कुछ ऐसे ड्रग भी दी गई, जिसमें एक्टमरा एक बड़ी फेमस ड्रग है जो दी गई, जो क़ुव्वत मुदाफ़अत को सप्रेस करती है, और सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पेशेंट्स को दी गई। तो एक्सपेक्टेशन एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट हमारी ये है कि आने वाले 1-2 साल में हम एक सिग्निफिकेंट सर्ज देखेंगे टीबी का। अच्छा, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई। अच्छा, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये लोग रिपोर्ट ना हो पाए बिकॉज ऑफ दिस कोविड लॉकडाउन, मल्टीपल रीजन। तो अब हम समझ रहे हैं कि 1-2 साल हमें एक सिग्निफिकेंट सर्च टीबी का मिलेगा। दैट्स रियली अलार्मिंग। डॉक्टर साहब, क्या करें लोग अभी? माशाल्लाह जो लोग हेल्दी हैं या देख रहे हैं, मे बी ये सिम्टोमेटिक हो, उनको मसला, जरा इस प्लेटफॉर्म से उनको सजेशन दे दें कि ये कर लें ताकि आप ज्यादा इसका शिकार। एक तो मैं बताऊं कि लाहौर के लिए स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, स्मोकिंग प्लीज छोड़ दें। आपके एनवायरनमेंट में इतनी स्मोक है कि उसको अगर आप इनहेल करें तो स्मोकिंग की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो हमें वो फैक्टर्स जो कि हमारे उसी का बज़ एंजॉय करें। सो देखिए, जो फैक्टर हमारे अपने हाथ में, स्मोकिंग हमारे अपने हाथ में, जंक फूड हमारे अपने हाथ में, कुछ लाइफस्टाइल पे मैं बात करना चाहूंगा कि हमने इसको बिल्कुल ही ऐसा कर दिया है कि जैसे उठना हमारे लिए हराम है, गिलास भी हमारे करीब पड़ा होना चाहिए, चीजें भी करीब पड़ी होनी चाहिए, हमें उठना नहीं चाहते। सो हमें फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा, उसका एक पॉइंट मैं भूल जाऊंगा, जो न्यू बॉर्न होते हैं बच्चे, अगर माँ को है तो बच्चे को भी होगी? नहीं, जरूरी नहीं होता। वर्टिकल ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, ये होती है लेकिन कम होती है। अच्छा, लेकिन हो सकती है। जिस माँ को टीबी है उसने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना है। somehow in family as well, genetic भी फैमिली नहीं होगा, फैमिली का, लेकिन एक क्लस्टर बन जाता है ना। देखिए, अगर 8-10 लोग इकट्ठे रह रहे हैं तो उनमें से किसी ने कोई
किसी तो होगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर मदर को टीबी है तो वो बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाएगी। ठीक है, और उससे चांसेस आप दे के नहीं, वो उसको इम्यूनिटी भी दे रहा है क्योंकि मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज बन रही हैं उसके अगेंस्ट वो थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग उसमें जा रहे हैं। ये बहुत प्रॉब्लम है कि जब मदर को टीबी होती है तो बच्चे को बिल्कुल दूर कर देते हैं। आपने टीबी की दवाई ली, मास्क पहना और प्रॉपर हाइजीन से बच्चे को फीड करवाया तो वो उसके लिए हेल्दी हो। ठीक है, तो ये एक फैक्टर बहरहाल हो सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ अब हमने थोड़ा सोचो कि वैक्सीनेशन पे हमने बहुत बात की, हमने तो बहुत कोशिश की कि अपना रोल प्ले करें। ऑब्वियसली वी कैन जस्ट से टू द पीपल, आप बीइंग हेल्थ प्रोफेशनल, लोगों को वैक्सीनेशन या फिर अभी भी चूंकि कोविड स्टिल देयर और बूस्टर वगैरह, उस हवाले से भी अगर आप कुछ जो इसको भी हेल्प करे साथ। देखिए, एक तो याद रखें टीबी की वैक्सीनेशन होती है। अक्सर हम कहते हैं आपको एक टीका लगा जिसके बाद निशान पड़ गए। जी, वो टीबी का हम सबको लगा हुआ है। और वैक्सीनेशन का कंसेप्ट ये है कि ये डिजीज को क्रिटिकल फेज में नहीं जाने देता। हो सकती है लेकिन क्रिटिकल फेज में नहीं जाने देता। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों में वैक्सीनेशन हो रही है। कोविड के लिहाज से हमारी रिकमेंडेशन बूस्टर शॉट 1 मस्ट है। 2 लगवाने के बाद बूस्टर लगवाएं। और इस वक्त हमारे पास हर किस्म का बूस्टर अवेलेबल है और रश भी, मैं हमको एलजीएच में भी वैक्सीनेशन सेंटर चला रहे हैं, रश भी कम है। तो मैं तो रिकमेंड ये करूंगा कि आप लगाएं क्योंकि जब आप वैक्सीनेशन लगाते हैं तो उसके अगले दिन आपकी एंटीबॉडीज नहीं बनती। इट टेक्स मिनिमम 4 to 6 वीक्स। एक्सपेक्टेशन ये है कि अल्लाह करम रखे इंशाल्लाह कि ये अब एंडेमिक करेगा, लेकिन फिर भी अगर आप बूस्टर लगवाएंगे तो इस बेटर के आपकी जो इम्यूनिटी है वो ज्यादा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत आपने बहुत जबरदस्त गुफ्तगू की टीबी के हवाले से। डॉक्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद थे और टीबी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, इसके हवाले से अवेयरनेस दी है। अगर खुदा न खास्ता जो सिम्टम्स डॉक्टर साहब ने बताए, अगर आपको कोई भी सिम्टम आए तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, इसको निगलेक्ट मत करें। और कोविड के बाद स्पेसिफिकली डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि इसमें सर्ज आएगा तो बेहतर है कि पहले ही एहतियात कर ली जाए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। अब एक ऐसे मौजू की बात करते हैं जिस पे अमूमी तौर पे बात नहीं होती। कुरान पाक के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ों का जिक्र है, बहुत सारी ऐसे मामलात का जिक्र है जो कि रहती दुनिया तक हमारे लिए रहनुमाई भी हैं और तहकीक का ज़रिया भी हैं। बहुत सारे मामलात को कुरान करीम ने आज से कई 100 साल पहले इंसानियत के लिए सुलझाया, जिसको शायद अभी भी इंसान तराशने में या समझने में लगा हुआ है। और कायनात की जो वुसअत है उसमें एक सबसे अहम मामला है। आपको रिसेंटली मालूम है नासा ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें ये जानने की कोशिश की जा रही है कायनात का वजूद कब से है और इस पर रिसर्च की जा रही है। लेकिन कुरान में इस हवाले से बहुत अरसा पहले, ओबियसली जब से कुरान करीम मौजूद है, रहनुमाई भी मौजूद है, हिदायत भी मौजूद है। और कहा यह जाता है कि इस वक्त जो सितारा शोरी है उसका फासला हमसे 4.6 नूरी साल का है। कुरान पाक की बदौलत ही हमें यह भी जानने का मौका मिलता है कि हमारी जो ज़िंदगी है या जो कायनात की तब्दीलियां हैं, सितारों का है आना जाना है, ऊपर नीचे होना है, ये बामकसद है, बामानी है, इसके अंदर कुछ मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त अलीम साहब मौजूद हैं। अलीम अहमद एक मुसन्निफ हैं, सहाफ़ी भी हैं। उन्होंने साइंसी सहाफ़त के नाम से एक किताब लिखी है जिसमें उनके मुताबिक ये इस तर्ज की पहली किताब है जिसमें उन्होंने इन दोनों चीज़ों को लिंक किया है। बट विद दैट हमारे पास क्योंकि सबसे बड़ा हवाला कुरान का है कायनात की वुसअत के हवाले से, तो हम चाहते हैं कि इस किताब के तनाजुर में हम उनसे ये जानें कि हमारे लिए जिन निशानियों का कुरान के अंदर जिक्र किया गया है या ये कहा गया है कि बशर्ते कि तुम इसको समझ पाओ, इन सब बातों का क्या मतलब है टेक्निकली, इसमें हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अलीम साहब बहुत शुक्रिया। एक तो हमने जो हमारे पास इल्म है थोड़ा बहुत, उसके मुताबिक यकीनी तौर पर जैसे कुरान करीम कहता है कि सारी तब्दीली में या साइंस की बुनियाद ही ये है जो कि कायनात के अंदर इसकी वुसअतें हैं और इसके अंदर तब्दीलियां हैं और उसके बाद फिर मजीद रिसर्च हमें बताती है कि इसका क्या मतलब है। लेकिन मैं आपके तजर्बे से ये सीखना चाहता हूँ कि कायनात के अंदर ये तब्दीलियां हमें किस जानिब लेके जाती हैं और कुरान की इंडिकेशन जो है इस हवाले से वो किस हद तक क्लियर करती है इस सारे मामले को। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक गलतफहमी रफ़ा करना चाहता हूँ। मेरी एक किताब थी सन 2014 में आई थी, एक नुस्खे कीमिया के उन्वान से जी। माहनामा ग्लोबल साइंस का हमारा सबसे मशहूर सिलसिला था जिसमें हम कुरान और साइंस में बाहिमी ताल्लुक़ की बात करते थे। हमारी कोशिश होती थी कि साइंस कुरान पाक हमें जो एक दावत फ़िक्र दे रहा है मज़ाहिर कायनात पर, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी फैला हुआ है उस पर गौर व फिक्र करने की, उसको बुनियाद बनाते हुए हम मुसलमानों को इस तरफ मुतवज्जे करें कि आपको भी साइंस पढ़नी चाहिए और आप साइंस से दूर ना रहें। बुनियादी तौर पर उसका मकसद ये था। उसका पहला वॉल्यूम सन 2014 में आया था और उसके बाद किसी वजह से उसका दूसरा वॉल्यूम अब तक नहीं आ सका। साइंसी सहाफ़त वाली जो किताब है ये बिल्कुल अलग है। ये उर्दू ज़बान में साइंसी सहाफ़त जैसे मौजू पर
गालिबन उर्दू ज़बान की सहाफ़ती तारीख में पहली किताब है। तो ये दो अलग अलग किताबें जो गलती से गालिबन यहाँ पर तो पहले मैं चाहूंगा कि जो आपने अब मैं बात करता हूँ जी अपनी किताब का हवाला दिया, उसके तनाजुर में हमें जरा ये थोड़ा सी ये गुत्थी सुलझाइए हमारे लिए। जी अच्छा, होता ये कि बहैसियत, क्योंकि मेरा खुद का एमएससी फिजिक्स है और रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी मेरे बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं जब भी कुरान पाक का मुताला करता था तो बाज़ जगहों पर जाके मुझे एक हैरत अंगेज एहसास होता था। ऐसा लगता था कि जैसे कि अल्लाह ताला बाकायदा तौर पर माहिरीन को मुखातिब करके कह रहा है, मुतवज्जे कर रहा है कि इस तरफ गौर को। जैसे आपने अभी सूरह वाक़िया की का तज़किरा किया कि सूरह वाक़िया में अल्लाह ताला एक जगह पर सितारों के मवाक़े की कसम खाता है और आगे फरमाया कुरान पाक में कि ये बहुत अजीम कसम है अगर तुम समझो। तो मैंने कहा कि एक कसम अल्लाह ताला खुद खा रहा है और उस कसम के अजीम होने पर जोर भी दे रहा है, और हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर तुम समझो, तो क्यों ना इस पर थोड़ा सा गौर किया जाए। तो मैंने इस पर चीज़ों को खंगालना शुरू किया, तो मुझे एहसास हुआ कि दरअसल मवाक़े नजूम यानी कि सितारों के मवाक़े में पोशीदा जो कसम है वो दरअसल वसअत कायनात की कसम है। जैसे कि आपने कहा कि शायरा यमानी जो है, ये अगर हम देखते हैं तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझना ज़रूरी है, वो ये कि कायनात में सबसे तेज़ रफ्तार चीज़ रोशनी है, क्योंकि खला में तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफ़र करती है। मैं आपको फिर कहूँ 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड। अब इस रफ्तार से सफ़र करने वाली रोशनी जब सूरज से हम तक पहुंचती है तो उसको तकरीबन 500 सेकंड लग जाते हैं। ये हम कह सकते हैं कि जी रोशनी को सूरज से हम तक पहुंचने में 500 नूरी सेकंड लगते हैं। जी हम ये कह सकते हैं 500 नूरी सेकंड लगते हैं, यानी कि वो फासला इतना है कि रोशनी 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर करते हैं 500 सेकंड में तय करती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। सूरज के बाद दूसरा करीब तरीन सैयारा जो हमारे यहाँ है वो हम उसको कहते हैं प्रॉक्सिमा सेंटोरी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमसे तकरीबन 4.25 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, यानी कि जो वहां से रोशनी चलती है वो हमसे तकरीबन हम तक जब पहुंचती है तो उसको 4.25 साल लग जाते हैं उसी 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से मुसलसल ट्रैवल करते हैं। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा फासला होगा। आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करते चले जाइएगा, पता है खरब किलोमीटर का बनेगा। हम जिस कहकशां का हमारा सूरज सितारा है उस कहकशां का नाम है, हमने रखा हुआ है मिल्की वे। हम मिल्की वे के मरकज से तकरीबन 25,000 नूरी साल के फासले पर हैं, यानी कि कायनात के मरकज में जो कुछ भी हम देख रहे हैं आज, कहकशां के मरकज में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो आज से 25,000 साल पहले हुआ था, जिसका मंजर आज हमें नजर आ, यानी कि हम इतनी दूर हैं। ठीक हो गया। अब हम अगर अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की बात करते हैं तो मिल्की वे गैलेक्सी का एक कोने से दूसरे कोने तक अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सफर करना हो तो ये तकरीबन 80,000 नूरी साल का फासला बनेगा, यानी कि अगर हम कि रोशनी को भी 80,000 साल लग जाएंगे वहां से वहां तक। चूंकि वक्त कम है, और मैं बस अपनी बात फिनिश कर लूं कि नहीं ठीक है आप कर लीजिए, मेरे पास वक्त में मैं साथ ऐड ये करना चाह रहा हूं कि कुरान करीम ने ये जो कायनात की वसअत की मिसाल है जैसे आपने एक्सप्लेन किया है फर्दर, ये मिसाल कुरान करीम ने आपके ख्याल में इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से क्यों दी गई है? इसके पीछे क्या मसलहत क्या है, लॉजिक क्या है इसके पीछे जिस पे गौर व फिक्र का कहा? देखिए कुरान पाक में गौर व फिक्र का जो सबसे जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि अल्लाह ताला एक हर मुसलमान से चाहता है कि वो एक जागते जहन वाला बाशऊर इंसान हो। वो कुरान पाक की दावत को भी आंखें बंद करके कबूल ना करे कि ये मुकद्दस दावत है अल्लाह ताला की तरफ से। नहीं, अल्लाह ताला हमसे ये चाहता है कि हम बहुत सोच समझकर, और देखिए इस मामले में मैं इस बात को ये भी कहूंगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या आप देख लीजिए कि उन्होंने किस तरीके से अल्लाह ताला के वजूद पर दलालत की, ये कुरान पाक बयान करता है कि उन्होंने चांद को देखा, सितारों को देखा, सूरज को देखा, फिर आखिर में आके कहा इन सबका खालिक जो है वही मेरा रब है। कुरान पाक हमें रास्ता दिखाता है कि देखो तुम मज़ाहिर फितरत पर अपने इर्द गिर्द जो कुछ भी फैला हुआ है तुम्हारी कायनात, इस पर गौर व फिक्र करो, और गौर व फिक्र के नतीजे में न सिर्फ ये कि
हमारा ईमान पुख्ता होगा, हम अपने रब को पहचानेंगे, बल्कि साथ ही साथ हम इस दुनिया को न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे इंसानों के लिए बेहतर बनाने में भी बहुत काम कर सकेंगे। और ये जो चीज़ है ये साइंस और टेक्नोलॉजी के डोमेन में आती है। ठीक है। अच्छा अली मेहमद साहब, चूंकि जिस तरह से आपने बड़े बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन कर दिया, हमारे पास लास्ट मिनट हम चाहेंगे जो आपकी किताब साइंसी सहाफत है उस पर भी आप ज़रूर बताएं कि आपने कहा कि ये अपनी नौयत की पहली किताब है, तो इसमें आपने किस तरह से किस चीज़ को एक्सप्लेन किया और साइंसी सहाफत का जो उन्वान है इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिएगा। देखिए, दुनिया भर में साइंस जर्नलिज्म एक एस्टैब्लिश्ड टॉपिक है, एक एस्टैब्लिश्ड मजमून है, इसको तकरीबन 100 साल होने वाले हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी की सतह पर ना तो डिग्री लेवल पर, ना डिप्लोमा, ना सर्टिफिकेट साइंसी सहाफत के लिए प्रैक्टिकली हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, जबकि दुनिया में इस वक्त साइंस जर्नलिज्म एक बाकायदा रिकग्नाइज्ड फील्ड है। तो किसी न किसी को कहीं ना कहीं से शुरू करना था। तो मेरे उस्ताद अजमत अली खान जिन्होंने पाकिस्तान में साइंसी सहाफत की बुनियादें रखी थी, उनकी समझ लीजिए कि वसीयत को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये किताब लिखी उर्दू ज़बान में। ये साइंसी सहाफत पर, ये ऐसा नहीं है कि कहीं से तर्जुमा कर लिया, यहाँ से उठा लिया, ये मेरे ज़ाती तजर्बे का जो हमने ठोकरें खा कर गलतियां कर करके सही साइंस जर्नलिज्म सीखी है। मुझे आज 35 साल होने वाले हैं इस फील्ड में। तो ये समझ लीजिए कि ये उसका निचोड़ है। इसमें थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन भी है, जैसे कि पीयर रिव्यू क्या होता है, प्री प्रिंट क्या होता है, रिट्रैक्शन क्या होती है, और किस तरीके से हम किसी साइंटिफिक रिसर्च को जो कि हमारे सामने रिसर्च के नाम पर पेश की जा रही है, हम उसको किस तरह से असेस कर सकते हैं। फिर इसके अलावा साइंस में आपको मुख्तसर इंफॉर्मेशन कैसे देनी है, खबरें कैसे बनानी है, ब्लॉग कैसे बनाना है, वीलॉग कैसे बनाना है, पॉडकास्ट की स्क्रिप्टिंग आपको कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्टिंग, ये सब चीजें इसमें बड़ी अलिफ से लेकर ये तक। नहीं, बहुत इंफॉर्मेटिव आपने और बड़ा मुख्तलिफ मौजू भी आपने बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट चुना, एंड वी अप्रिशिएट कि आपने इतना टेक्निकल मौजू से रिलेट तो किया है, कम से कम कुछ ना कुछ ऐसा है तो सही। और ये भी उम्मीद करते हैं कि ऐसी मजीद तसानीफ भी आएँ। किसी और नशिस्त में इंशाल्लाह इन डिटेल्स आपसे बात होगी, वक्त हमारे पास कम है। अलीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, मुसन्निफ और सीनियर सहाफ़ी। उनको आप सुन रहे थे, उनकी किताब साइंसी सहाफत जिसके बारे में उन्होंने बताया, आप जरूर इसका मुताला कीजिए। एंड वी बिलीव बीइंग जर्नलिस्ट भी एंड अदरवाइज भी आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगी। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेस। आपको एक बार फिर से खुशामदीद। शो का वक्त खत्म हो रहा है और हम आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन जाते जाते बैठक खास के अंदर फरियाल राना कुछ देसी खाने खिला रही हैं, तो आपको दिखाएंगे आज का देसी फूड। और हमारी तरफ से कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। घर के एक ऐसे कमरे को कहते हैं जहां पर मेहमानों की मेहमान नवाजी मजेदार खानों के साथ की जाती है। आज मैं आई हूं जोहर टाउन बैठक खास में, जो कि एक देसी खानों का रेस्टोरेंट है। आइए चलकर देखते हैं ये देसी खानों में क्या क्या बनाते हैं और यहाँ का टेस्ट कैसा है। आपने क्या ऑर्डर किया था? मैंने यहाँ बारबेक्यू प्लेटर ऑर्डर दिया था, जिसमें चांप्स वगैरह, मलाई बोटी एंड टिक्का एंड कबाब। टेस्ट कैसा लगा आपको यहाँ का? डिफरेंट। आई मीन बाकी जगहों पे मैं यूज्ड टू कम, मैं जाता रहता हूँ, होटलिंग करता हूँ, लेकिन इनकी जो खाना था इट इज़ स्पेशल। क्या ऑर्डर किया था आपने? हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ें की थी, जिसमें कुछ चिकन भी शामिल था, कुछ मटन की डिशेस थी, तो मिला जुला के मतलब दैट वाज वेरी गुड टेस्ट और बहुत अच्छा स्कम्पचुअस फूड था। खाना खाने के साथ साथ म्यूज़िक भी इंजॉय किया आपने, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। इसमें वैसे तो हर तरह का म्यूज़िक यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन स्पेशली जो हमारा फोक म्यूज़िक है या गज़ल जो मौसीकी मतलब है, तो वो भी उसका भी एहतमाम है। और आजकल जो कि कम हो रहा है, हमारा जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो थोड़ा कम होता जा रहा है, तो ये भी एक इनकी अच्छी एफर्ट है इसमें। ज़्यादातर ऑर्डर क्या करते हैं यहाँ से? यहाँ पे ट्रेडिशनल डिशेस जो हैं वो अच्छी मिलती हैं, लाइक हरीसा, मटन कुन्ना। ये कम ही रेस्टोरेंट्स हैं जो ऑफ़र करते हैं, लेकिन ये ऑफ़र भी करते हैं और जो है पूरा प्रॉपर्ली उसके साथ जस्टिस भी करते हैं। अच्छा, इनकी ख़ास बात आपको क्या लगती है? एटमॉस्फेयर यहाँ पे अच्छा है, थोड़ा सा फ्रेंडली स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सर्विसेज अच्छी हैं इनकी, और सबसे ख़ास बात इनके खाने की टेस्ट की है। खाने का टेस्ट अच्छा है।
खाया आज आपने यहाँ से? I think everything, whatever he cooked. Harissa is very good. His parathas are excellent. In fact, it is hardly very difficult to say कि जी क्या चीज़ गलत है. आपको खास बात क्या लगती है यहाँ की? मुझे मेरी जो फेवरेट है देसी मुर्गी है शोरबे वाली. And he makes an excellent. मुझे 7 साल हो गए मुर्गी खाए थे. दूसरी. So I only eat देसी मुर्गी में देसी घी. ये वो बनाता है, बड़ी अच्छी बनाता है. इनकी चूरी बड़ी अच्छी होती है और मीठा पराठा भी बड़ा अच्छा होता है. बोथ आर वेरी गुड. लाइव म्यूजिक को एंजॉय करते हैं यहाँ? बहुत अच्छा. गॉट अ गुड सिंगर और इट गिव्स यू अ सूदिंग इफेक्ट जब आप बैठे हो. रूफ टॉप का मज़ा आता है. इट्स नॉट डिस्टर्बिंग एंड आपको सुकून मिलता है. गुड सिंगर्स. हमारे साथ मौजूद है यहाँ की मैनेजर तंजीला फैज़. आप मुझे बताएं ये रेस्टोरेंट कब से काम कर रहा है? इस रेस्टोरेंट को वैसे तो 8 साल हो गए हैं, लेकिन जौहर टाउन की लोकेशन में मोर देन 2 इयर्स हो चुके हैं सर. आप यहाँ पर खाने में क्या क्या बनाते हैं? हमारे यहाँ पर जैसे सारा देसी फूड है. मटन में मटन जॉइंट्स है, कुन्ना है, मटन कढ़ाई है, चिकन भी है और बीफ में हमारे पास हरीसा है, मटका पुलाव है, चिकन बिरयानी है और हमारे बारबेक्यू का बहुत ज़्यादा मेन्यू है और बहुत टेस्टी भी, जैसे रेशमी कबाब है, कस्तूरी बोटी है, वन ऑफ द बेस्ट. और इसके अलावा हमारी एक स्पेशल डिज़र्ट है चूरी, जो कि हम बचपन से अपने घरों में खाते आ रहे हैं, देसी घी में बनती है. लेकिन हमारा जैसे कि पूरा फूड ही रेसिपीज़ ही फ्यूजन है, तो हम उसे भी बड़े फ्यूजन और अच्छे तरीके से सर्व करते हैं यहाँ पर और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है लोगों की. बहुत ऑन डिमांड भी होती है ये. और कस्टमर ज़्यादातर खाने में क्या पसंद करते हैं? हमारी स्पेशल मटन कढ़ाई है, वो चिकन में भी है और मटन में भी है. इसके अलावा मटन जॉइंट्स होती है हमारी 2 ग्रेवीज़ में, मटन जॉइंट्स वाइट एंड रेड, और हरीसा है, बीफ हरीसा. और इसके अलावा हमारा जो मटन कुन्ना है. आपके देसी खाने की ऐसी क्या खास बात है जो लोग शौक से खाने आते हैं? हमारे खानों की खास बात ये कि हमारी देसी फ्यूजन रेसिपीज़ हैं, जो कि मसाला जात को अपने तरीके से बनाकर हमने बनाई है. इसलिए लोग दूर दूर से हमारे पास खाना खाने के लिए आते हैं. रेस्टोरेंट आपका मेन पे है, तो यहाँ पर मशहूर शख्सियत ज़रूर खाना खाती हूँ? जी बिल्कुल. हमारे रेस्टोरेंट में बहुत दफ़ा एंकर्स आ चुके हैं, ड्रामा एक्टर्स आ चुके हैं, स्टार्स आ चुके हैं, क्रिकेटर्स आ चुके हैं. और जैसे कि हमारा फूड देसी है तो ज़्यादातर उनका यही प्रेफर करते हैं कि हम मटन में, हमारा मटन कुना है, हम उन्हें वो सर्व करें. हमारा बारबेक्यू बहुत टेस्टी है. बहुत शुक्रिया आपका. नाजरीन, मेरे लिए कुन्ना गोश्त, यहाँ के स्पेशल रेशमी कबाब और हरीसा आ चुका है और इसके साथ आए हैं लच्छेदार मज़ेदार से पराठे. इसको ट्राई करते हैं. नाजरीन, इनकी रेसिपी वाकई ही देसी मसालों का फ्यूजन लग रहा है. आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें. मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ. अल्लाह हाफ़िज़.